अच्छा, सबसे पहले तो ना हमारे पास फ्रीलांसिंग को अगर इन जनरल टर्म्स देखें ना, तो ऑब्वियसली हम फ्रीलांसिंग कह रहे होते हैं जो आप रिमोटली जब काम करते हैं, किसी के पास परमानेंटली आप जॉब नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप रिमोटली कहीं ना कहीं पे अ, किसी ना किसी एम्प्लॉयर की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को लेके उसको रिमोटली उसको काम करके दे रहे होते हैं, और वो आपको पे कर रहा होता है किसी एक स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट के लिए, या फिर आप शॉर्ट टर्म के लिए किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए किसी एम्प्लॉयर के साथ अटैच होते हैं, तो उसको बेसिकली आप फ्रीलांसिंग कह रहे होते हैं, क्योंकि आप फ्री रहते हुए आप कहीं पे बाउंड नहीं हुए हैं, कहीं पे आप जॉब नहीं कर रहे हैं, आप अपनी मर्जी से फ्री डिफरेंट एम्प्लॉयर्स या डिफरेंट क्लाइंट्स के आप काम कर रहे होते हैं। लेकिन हमने जिस फ्रीलांसिंग को देखना है, तो उसको हम कह सकते हैं कि जो हमारी ऑनलाइन फ्रीलांसिंग है, वो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आपको एम्प्लॉयर और आप आपस में अटैच हो रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं अगेन यहाँ पे फिर बताऊंगा कि मैं बहुत सादा टर्म्स इस्तेमाल करूंगा, बहुत सादा अल्फाज में आप सबको बताऊंगा, इसलिए आप में से जो आईटी हैं, अगर उनको ऐसा लगे कि ये तो बहुत ही देसी अंदाज में बता रहे हैं, तो उन उनके लिए मेरी तरफ से माजरत है। लेकिन जो नॉन आईटी हैं, मुझे उनको भी साथ लेके चलना है। ठीक है। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं कोई ऐसी मुश्किल टेक्निकल टर्म्स वगैरह नहीं इस्तेमाल करूंगा जिसमें जो आईटी जो नॉन आईटी स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज होके भाग जाएं। तो खैर, जो हमारा अब जिस फ्रीलांसिंग की हम डिस्कशन करने लगे हैं, या जिस फ्रीलांसिंग को हम देखने लगे हैं, वो हमारे पास इस वक्त डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जहां पे हमें क्लाइंट ढूंढ रहा होता है, काम करवाना चाह रहा होता है, और हम क्लाइंट ढूंढ रहे होते हैं और हम काम करना चाह रहे होते हैं। इसकी मैं मिसाल दूंगा, आप सबको OLX और पाक व्हील्स वगैरह का पता होगा। ठीक है। OLX और जी सर। पाक OLX पे क्या हो रहा है कि आपके पास कोई घर में यूज्ड आइटम है, आप उसको बेचना चाह रहे हैं, आपको बायर की तलाश होती है, और वही आइटम कोई और खरीदना चाह रहा होता है, उसको सेलर की तलाश होती है। तो आप दोनों उस एक प्लेटफॉर्म पे आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। आप वो चीज बेचना चाह रहे होते हैं, और वही चीज कोई खरीदना चाह रहा होता है, आप वो चीज बेच देते हैं, और आपके जो वो चीज खरीदता है, उसको क्योंकि वही चीज चाहिए होती है, वो उसी चीज का सेलर ढूंढ रहा होता है, तो उसको वो चीज मिल जाती है। यही काम बिल्कुल हो रहा है आपकी यहाँ फ्रीलांसिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में। आप अच्छा, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। तो बेसिकली जो ऑनलाइन हमारे पास फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पे भी सेम हो रहा है। आपके पास स्किल है, आप अपना स्किल बेचना चाह रहे हैं, कोई आपके काउंटर पार्ट पे होगा जो सेम आपका स्किल खरीदना चाह रहा होता है, उसको आप सेम इसी स्किल की सर्विसेज चाहिए। तो वो क्या करता है, वो आपसे कनेक्ट होता है, आपसे डील करता है, और बिल्कुल OLX की तरह आपको पे करके आपका स्किल खरीद लेता है। और जो भी आपकी आपस में स्पेसिफिक टर्म्स वगैरह पे एग्रीमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप प्रोजेक्ट करते हैं, और दैट्स इट। इसमें थर्ड पार्टी जो इन्वॉल्व होती है, वो प्लेटफॉर्म होता है। जैसे हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइवर, अपवर, गुरु, पीपल पर आर, फ्रीलांसर, ट्रू लांसर, ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पे आप फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, तो थर्ड पार्टी जो प्लेटफॉर्म होता है, वो दरमियान में इन्वॉल्व होता है आप लोगों को मैनेज करने के लिए, एक इन्वायरमेंट मैनेज करने के लिए, और ट्रस्ट जो फैक्टर्स हैं उनको मैनेज करने के लिए। आप जब प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, तो क्लाइंट से पेमेंट लेके वो अपने पास थ्रेश होल्ड में रखता है, और आपको वो रिलीज कर देता है जब आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके होते हैं। ठीक है। जी सर। अच्छा, तो अब बेसिकली हमारे पास इस वक्त
जो हम करने जा रहे हैं वो यही, हमने अपने प्लेटफॉर्म्स को देखना है। हमारे पास दो तरह के मेजर प्लेटफॉर्म है। एक हमारे पास कन्वेंशनल आ रहा है, एक नॉन कन्वेंशनल आ रहा है। कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में अगर आपको फर्क बताऊं, वैसे तो आपको इन टर्म्स में पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन क्योंकि इनमें काफी ज्यादा फर्क आ गया है, हमने दोनों को समझना है, तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। कन्वेंशनल जो आपके पास फ्रीलांसिंग है उसमें बेसिकली आपके पास हो ये रहा है कि क्लाइंट आके बताता है कि मुझे ये चीज चाहिए। ठीक है, क्लाइंट सपोज एक हॉस्पिटल का ऑनर है, उसको हॉस्पिटल की वेबसाइट चाहिए जिसके ऊपर उसको कुछ जो है ना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग का फंक्शन चाहिए। उसने आके ओवरऑल अपनी रिक्वायरमेंट पुट की कि जी मुझे अपनी जो है ना वेबसाइट चाहिए, मेरा इतना बजट है, इतना मेरे पास टाइम है, और वो सारी जो भी उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती हैं उसने पुट कर दी है। तो कन्वेंशनल के ऊपर बेसिकली क्या हो रहा है कि क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट पुट करता है, और फिर आप जैसे मुझ जैसे जो फ्रीलांसर्स होते हैं, जो जिनके पास स्किल होता है, जो वही काम कर सकते हैं, तो वो उसको अप्रोच करते हैं और उसको उससे डील करते हैं, उसको प्रपोजल लिखते हैं, और अगर उनमें से, आप में से, मुझ में से, या बाकी जितने भी लोग उसको प्रपोजल लिख रहे होते हैं, उनमें से जो उसको पसंद आता है वो उसको हायर कर लेता है। ठीक है, अब इसके काउंटर पार्ट पे एक नॉन कन्वेंशनल फ्रीलांसिंग भी अब हो रही है, और वो है आप अपनी स्किल्स पुट करते हैं और क्लाइंट आपसे कांटेक्ट करता है आपकी स्किल्स पढ़ के, आपका एक्सपीरियंस पढ़ के, आपका पोर्टफोलियो पढ़ के, आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है, आपके रिव्यूज हैं, क्लाइंट्स का आपके साथ जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है उसको पढ़ के। तो जो अच्छा, मेरा ख्याल है कि अगर ये क्या देखूं? अब स्टूडेंट्स के वो माइक म्यूट कर दें, थोड़ी सी वो ना नहीं लेना फिर। इरिटेशन हो रही है। ठीक है बेटा, याद करियो ये बात, मैं आज मना किया है मेरे को। अच्छा, तो अब हुआ क्या कि जो हमारे पास कन्वेंशनल है वहां पे क्लाइंट्स अपनी रिक्वायरमेंट पुट करता है और हम उससे कांटेक्ट करते हैं, और जो नॉन कन्वेंशनल है वहां पे आ, हम अपनी स्किल्स वगैरह को पुट कर रहे होते हैं कि जी हम ये कर सकते हैं, और क्लाइंट हमसे कांटेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, क्लाइंट हमसे कांटेक्ट कर रहा होता है, उसको जो भी रिक्वायरमेंट होती है स्पेसिफिकली वो हमें प्राइवेटली बता रहा होता है कि जी मेरी ये रिक्वायरमेंट है, और मैंने आपका जो है ना ओवरऑल पोर्टफोलियो देखा है, मैंने आपका एक्सपीरियंस या आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो देखी है, तो क्या आप मेरा काम कर लेंगे इतने में, ये मेरा बजट है, और जो भी व्हाट्सएवर, तो वो सारा कुछ आपको बता रहा होता है। अब ये कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल के लिए ना जो मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर मैं नॉन कन्वेंशनल की पहले बात करूं तो नॉन कन्वेंशनल में सबसे मेजर आपके पास प्लेटफॉर्म फाइवर है इस वक्त। फाइवर पे आप अपनी गिग्स बना रहे होते हैं, अपनी प्रोफाइल बनाने के बाद अपनी आप गिग्स बना रहे होते हैं। गिग्स अगर मैं बोलूं तो इन सिंपल टर्म्स, तो गिग्स आप एक तरह से अपने ऐड लगा रहे हैं, अपने स्किल्स के ऐड लगा रहे हैं, अपना स्किल बेचने के लिए ऐड लगा रहे हैं। ठीक है, हो क्या रहा है, अच्छा हो क्या रहा है कि आप अपने जो गिग्स बनाते हैं, अपने गिग्स लगाते हैं, उससे क्लाइंट ढूंढता ढूंढता जब आपका गिग उसके सामने आता है तो उसके पास जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपके सामने पुट करता है और आपकी उसके साथ डील होती है। लेकिन अगर कन्वेंशनल की बात करें तो आपके पास बहुत सारे मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं, और उनमें खास हाईलाइटेड अगर मैं बोलूं तो आपके पास अपवर्क वगैरह है। ठीक है, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं तकरीबन ज्यादातर कन्वेंशनल ही इस वक्त चल रहे हैं। जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप प्रपोजल लिखते हैं क्लाइंट को, वो आपके कन्वेंशनल प्लेटफॉर्म्स हैं। वैसे तो आपकी इस वक्त फाइबर में भी कन्वेंशनल हो रही है, बाय रिक्वेस्ट वगैरह आपको आती है, लेकिन मैं ओवरऑल प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ कि जिन प्लेटफॉर्म्स पे कन्वेंशनल हो रही है और जिन प्लेटफॉर्म्स पे नॉन कन्वेंशनल हो रही है।
अच्छा, मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के सामने शेयर करूंगा और अच्छा, आपके सामने मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी आई थिंक। जी सर, हो रही। ठीक है, तो ये आपके सामने इस वक्त मैंने फाइवर ओपन किया है। मैं सबसे पहले आपको ना फाइवर का कुछ टच दूंगा कि फाइवर पे जो हो रहा है वो किस हद तक लोग अर्न कर रहे हैं, जो फाइवर पे काम कर रहे हैं इसमें पोटेंशियल क्या है, कितना मैक्सिमम कोई अर्न कर सकता है फाइवर पे। और मजीद ये कि फाइवर या ओवरऑल आप फ्रीलांसिंग की बात करें तो मैं फ्रीलांसिंग को ही जनरली लेके चलूंगा कि फ्रीलांसिंग पे ओवरऑल अगर कोई अर्न कर रहे हैं तो वो कितना मैक्सिमम अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें आपके पास अगर इसमें कैटेगरीज की आप बात करें कि कितनी तरह का काम हो रहा है तो आप यहाँ पे देखिएगा कि ग्राफिक्स एंड डिजाइन उसके अंदर कितनी तरह की आपके पास सब कैटेगरीज हैं। किसी स्पेसिफिक नीच पे आप काम करना चाहते हैं तो कोई ना कोई ऐसी कैटेगरी जरूर होगी जिस पे आप काम कर सकते हैं। ये आप सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अगर देखें तो कितनी तरह की आपके पास सब कैटेगरीज हैं राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के अंदर। और आजकल जो यूनिवर्सिटी गोइंग होते हैं आमतौर पे उनकी इंग्लिश अच्छी होती है, उनकी कंटेंट राइटिंग वगैरह अच्छी हो चुकी होती है असाइनमेंट्स वगैरह बना के, या फिर थीसिस वगैरह सीनियर लेवल पे कुछ आप बनाते हैं तो आपके पास तकरीबन ये सारी चीज़ें हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं। इवन आप जो है ना आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट पे काम कर सकते हैं, आप इवन प्रूफ रीडिंग वगैरह पे काम कर सकते हैं, केस स्टडीज पे काम कर सकते हैं, और इसी तरह बहुत सारी आपके पास चीज़ें हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें वो वीडियो एंड एनिमेशन की है, वो शौक वाले लोग ही अक्सर काम करते हैं। उसके बाद म्यूजिक एंड ऑडियो है, उसमें आपकी वॉइस ओवर वगैरह भी आ जाती है। ऑब्वियसली वॉइस ओवर आप में से अक्सर लोगों का वोकल बड़ा जो है ना जबरदस्त होता है, तो वॉइस ओवर पे आप में से अक्सर लोग काम कर सकते हैं लेकिन उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया, और ये बड़ी डिमांडिंग फील्ड है। इसी तरह आगे प्रोग्रामिंग एंड टेक है जो स्पेसिफिकली थोड़ी सी टेक्निकल जो वो है फील्ड है, जिसपे आप में से अक्सर लोग जिन्होंने बताया कि हम एपटेक से कोई ना कोई कोर्स कर रहे हैं, तो आप में से अक्सर लोग शायद यहाँ पे किसी ना किसी चीज पे काम कर सकते होंगे। उसके बाद बिजनेस की अगर देखें तो इसके अंदर बिजनेस कंसल्टिंग वगैरह है, जिसके अंदर खास तौर पे मैं समझता हूँ कि जो हमारी यूथ है ये बहुत ज्यादा स्मार्ट है, ये कूल है बिजनेस वगैरह के हवाले से, बिजनेस प्लान्स के अंदर, बिजनेस कंसल्टिंग के अंदर। जो हमारे जरा बुजुर्गान हैं उनकी निस्बत जो हमारे यंग हैं वो इस चीज को ज्यादा बेहतर समझते हैं। वो सोसाइटी को बड़ा जो है ना तीखे अंदाज में एनालाइज करते हैं। वो जो अपॉर्चुनिटीज हैं, करंट अपॉर्चुनिटीज है आपके पास इस वक्त करंट सोसाइटी के अंदर। सॉरी, मुझे आवाज पता नहीं कौन बोल रहा है लेकिन काफी गूंज के आ रही है, समझ नहीं सही आई। कोई शायद कुछ पूछना चाह रहा है। अच्छा, तो आपके पास मैं कहने का मकसद ये था कि जो ये आपके पास बिजनेस के अंदर सब कैटेगरीज हैं, वहां पे भी आपके पास अच्छा खासा काम है अगर आप करना चाहें तो। लाइफस्टाइल के अंदर हमारे इवन साइकेट्रिस्ट वगैरह होते हैं,
बीएस न्यूट्रिशन वगैरह कुछ लोग कर रहे होते हैं, और इस तरह की कुछ बहुत सारे नॉन आईटी स्टूडेंट्स होते हैं। खासतौर पे मेरे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इन स्पेसिफिक चीज़ों पे काम कर रहे हैं। तो वो जो है ना यहाँ पे ये जैसे फिटनेस लेसन्स वगैरह पे आप में से शायद कुछ जिम वगैरह के लोग होंगे, वो काम कर सकते हैं। इसी तरह आपकी जो है ना हेल्थ न्यूट्रिशन एंड फिटनेस वगैरह पे काम कर सकते हैं, जो आप आजकल बीएस न्यूट्रिशन या डाइटिशियन वगैरह के वो डिग्रीज वगैरह कर रहे होते हैं या कर चुके होते हैं। इसी तरह मैंने कहा कि साइकेट्रिस्ट वगैरह या इस तरह के जो बहुत सारे लोग होते हैं, उनके लिए भी इवन यहाँ पे काम है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि बहुत बहुत वास्ट इसमें फील्ड्स हैं, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा इसमें काम है अगर हम करना चाहें तो। अच्छा, मेरे कुछ एक दो स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया, वो कह रहे हैं कि हमारी आवाज़ नहीं आ रही है। तो सॉरी, वो कह रहे हैं कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही है उनको। तो देखिएगा ये सॉरी यहाँ पे जो भी मैनेज कर रहा है इसको देखिएगा काइंडली, ये कुछ इशू है क्या। ओके सर, मैं चेक करता हूँ इसको। वैसे आपकी आवाज़ मुझे बिल्कुल क्लियर आ रही है। जी, थैंक यू। एक मिनट पे होल्ड कीजिएगा। अच्छा, तो आगे हम बात करने वाले थे, ये तो हमने देख लिया कि बहुत तरह के काम हैं इनमें जो आप कर सकते हैं, और ओबियसली आप में से बहुत सारे लोग हैं जो जिनको किसी ना किसी नीच पे वो काम कर सकते हैं, वो एक्सपर्ट हैं। ठीक है, आगे मैं कुछ आप लोगों को इसका पोटेंशियल ज़रा दिखाऊंगा ताकि आपके अंदर ज़रा शौक आए, आप लोग ज़रा इसको ज़्यादा ईगरली करने के लिए आप ट्राई करें। तो इसका जो पोटेंशियल है अगर वो मैं आप लोगों के सामने रखूं, तो यहाँ पे देखिएगा कि आपके सामने एक बड़ी मेजर हमारे पास यहाँ पे एक फील्ड है वर्डप्रेस की, और मेरा ख्याल है जो एपटेक के मेजर कोर्सेज के अंदर शायद ये भी एक वेब डेवलपमेंट या वर्डप्रेस वगैरह भी शायद होगा। तो अगर वर्डप्रेस फील्ड की बात करें कि वर्डप्रेस स्पेसिफिक इस नीच पे लोग जो काम कर रहे हैं वो कितना अर्न कर सकते हैं, या फिर वो कितना अर्न कर रहे हैं, वो क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है, तो वो हम जरा थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। उसके लिए मैं एक तो फिल्टर्स लगाता हूँ। वो फिल्टर्स लगाने का मकसद मेरा ये है कि जरा आपको रियलिटी बेस्ड चीजें नजर आए। तो ये देखें, जैसे आपके पास सेलर स्पीक्स है, उर्दू में इसको मेंशन कर देता हूँ। वैसे तो हाँ, आप इसको जो है ना वो नीचे सेलर लिव्स इन पाकिस्तान भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिर्फ उर्दू ही मार्क कर देता हूँ ताकि पाकिस्तानी या इंडियन या बांग्लादेशी वगैरह आए जो उर्दू जानते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं एक बजट का भी लगाता हूँ ताकि थोड़ा सा, मैंने मिनिमम 50,000 बजट लगा दिया है ताकि हमारे पास ज़रा वो लोग थोड़े से जो सीनियर लेवल पे बैठे हैं वो हमारे पास ज़्यादा आए। अच्छा, ये आपके सामने इस वक्त गिग्स आ रही हैं, यानी कि एड्स आ रहे हैं मुख्तलिफ लोगों के जो उन्होंने अपनी सर्विसेज के लिए बनाए हुए हैं। ठीक है, मैं ये डिफरेंट लोग तकरीबन वर्डप्रेस के अंदर रहते हुए अपने अपने अंदाज में अपने स्किल्स ऑफर कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। उसने कहा आई विल फिक्स वर्डप्रेस प्रॉब्लम और कस्टमाइज थीम। उसने कहा है कि आई विल फिक्स वर्डप्रेस वेबसाइट इश्यूज एंड वूकॉमर्स एरर्स। उसने कहा आई विल फिक्स वूकॉमर्स इश्यूज एंड बग्स।
तो कुछ लोग ये वर्डप्रेस इश्यूज को फिक्स कर रहे हैं, कुछ लोग डेवलप कर रहे हैं, कुछ अपने अपने अंदाज में हर किसी ने अपनी सर्विस को, अपनी जो स्किल है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, और वो कस्टमर को बुला रहा है कि जी मैं ये कर लूंगा, आ जाओ मुझसे काम करवा लो। अच्छा, मैं कुछ यहाँ पे ना इनमें से 4-5 रैंडम ऐसे ही मैं लोगों के जो है ना वो गिग्स ओपन कर रहा हूँ, ताकि उनको हम फिर देखें कि भाई वो क्या काम कर रहे हैं और कितना अर्न कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास ना एक दी मास्टरपीस के नाम से एक सेलर है या एक डेवलपर है, ये उसकी मैंने गिग ओपन की है। वो कह रहा है आई विल फिक्स वर्डप्रेस प्रॉब्लम और कस्टमाइज थीम। अच्छा, इसमें वो क्या ऑफर कर रहा है? वो कह रहा है कि मैं आपको 52,000 में कोई वर्डप्रेस की ओब्वियसली वो जो बग्स वगैरह है वो फिक्स करने की आपको ऑफर कर रहा है। ठीक है, उसका एक प्रीमियम पैकेज भी है, वो 78,000 में है। यहाँ पे एक चीज पे आपने कंसंट्रेट करना है कि वो कह रहा है 1 ऑर्डर इन क्यू है उसका इस वक्त, हालांकि वो 78,000 में उसका प्रीमियम पैकेज है, यानी कि उसका जो फुल पैकेज है वो 78,000 में है, लेकिन फिर भी उसका 1 ऑर्डर इन क्यू है। इसके आगे चलते हैं, मैं अभी कुछ लोगों को आपको विजिट करवा के ना फिर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना वो इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसके 2 ऑर्डर्स इन क्यू हैं, और ये भी क्या कर रहा है, ये कह रहा है फिक्स 3 वर्डप्रेस इश्यूज फॉर कस्टमाइजेशन, और उसके बाद वो कह रहा है कि 60,000 में वो करेगा, यानी कि 60,000 में वो सिर्फ 3 वर्डप्रेस इश्यूज को फिक्स करेगा। क्या ख्याल है आपका? ये जो 60,000 में 3 वर्डप्रेस इश्यूज फिक्स कर रहा है, यानी कि 20,000 में एक वर्डप्रेस इश्यू को सिर्फ फिक्स कर रहा है। आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि जो वर्डप्रेस इश्यूज होते हैं वो कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं। अगर वर्डप्रेस का इशू है, जो वर्डप्रेस जानने वाला होता है उसको इशू देखते ही समझ आ जाती है कि ये इशू आ कहाँ पे रहा है। इवन वो उसको डिबग करता है तो उसके लिए मतलब वो शायद मिनट्स का काम होता है उस इशू को फिक्स करना, क्योंकि उसको देखते ही अंदाजा हो जाता है कि एग्जैक्टली ये कहाँ से अराइज हो रहा है। तो ये सिर्फ 3 जो इशू फिक्स करने के 60,000 चार्ज कर रहा है, फिर भी इसके 2 ऑर्डर्स इन क्यू हैं। अभी मैं इस तरफ भी आता हूँ, ये 2 ऑर्डर्स इन क्यू होने का मतलब क्या है? अच्छा, ये 52,000 में ऑफर कर रहा है और इसका भी 1 ऑर्डर इन क्यू है। उसके बाद ये 51,000 में ऑफर कर रहा है, इसका भी 1 ऑर्डर इन क्यू है। अच्छा, ये देखिएगा, ये 52,000 में ई कॉमर्स वेबसाइट ऑफर कर रहा है शायद, या आई विल क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन और ब्लॉग। तो ये एक जनरली यूं कह ले कि एक ये वेबसाइट ऑफर कर रहा है, और उसकी ये डिटेल भी इसने पैकेज की दी हुई है कि वो 10 पेजेस बनाएगा, और ऑब्वियसली आपको पता है कि 10 पेजेस कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। डिजाइन कस्टमाइजेशन तो ऑब्वियसली ये होती है, कंटेंट अपलोड आपका साथ साथ हो जाता है अगर आप करना चाहें। रिस्पॉन्सिव डिजाइन ये एक बेसिक चीज है जो आजकल हर थीम के साथ आ रही है या हर चीज के साथ होती है। 10 प्लगइन्स एक्सटेंशंस आपके वेरी बेसिक लेवल पे ही ये पूरे हो जाते हैं। ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी आपकी वो सिर्फ एक प्लगइन की मार होती है। 10 प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो शायद वो 5 मिनट का काम है। तो मतलब ये ओवरऑल जो मेरे नजदीक है ये काम वो कर रहा है, वो शायद मैक्सिमम 2-3 घंटों का, या यूं कह लीजिए कि कोई 4-5 घंटों का ये काम है जिसका ये 52,000 चार्ज कर रहा है। और उसके आप ऑर्डर्स इन क्यू देखें जरा, 11 ऑर्डर्स इन क्यू हैं उसके। ये बहुत बड़ी बात है देखा जाए तो, 11 ऑर्डर्स इन क्यू। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं भाई, ये भाई हैं साले शाम्स, इसके
इसका जो प्रीमियम पैकेज है वो 87,000 में है और इसके 7 ऑर्डर्स इन क्यू हैं। उसके 7 ऑर्डर्स इन क्यू हैं। अब जरा ये समझते हैं कि ये क्यू का मतलब क्या है। आप में से पता है किसी को क्यू का मतलब क्या होता है? जी मैं आपको बता देता हूँ। क्यू का मतलब ये होता है कि जब आप ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपके पास इनफ काम है, तो आपकी प्रोफाइल के ऊपर लोग ऑर्डर करना चाह रहे हैं लेकिन आप आगे आपके पास टाइम नहीं है उनका काम करने का, तो ऑर्डर्स क्यू में जाना शुरू हो जाते हैं। क्यू का मतलब जानते हैं ना? क्यू अगर इंग्लिश टर्म के अकॉर्डिंग बोला जाए तो क्यू जो लाइन में लगे हुए हैं, जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे आप बैंक में जाते हैं, आपसे पहले ही 5-7 लोग कैश निकलवाने के लिए खड़े हुए हैं, तो आप क्यू में लग जाते हैं, अपने वेट में लग जाते हैं ताकि आपकी बारी आए और आप भी काउंटर पे जाके अपना कैश विड्रॉ करवा सकें। तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे। देखें, सेलर है वो, उसका इतना प्रीमियम पैकेज है, यानी कि वो 87,000 में शायद ऑफर कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसके कितने कितने ऑर्डर्स इन क्यू में पड़े हैं, वेटिंग में लगे हुए हैं। उसके पास टाइम नहीं है कि वो उन सब का काम कर सके। अच्छा, ये अरीज खान को देखिएगा, ये 1,30,000 में ये इसका पैकेज है और इसके 10 ऑर्डर्स इन क्यू हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ना, वो ये है कि भाई इन लोगों के पास इस वक्त इतना काम है कि जितना ये कर सकते हैं, जितना मैक्सिमम ये कर सकते हैं, जितना मैक्सिमम ये टाइम दे सकते हैं, उतना ये काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इनके पास रश लगा रहता है, इनके पास काम करने के लिए जो इनका टाइम है वो खत्म हो जाता है, लेकिन इनके कस्टमर्स खत्म नहीं होते हैं। दैट्स वाई के इनके पास रश लग जाता है। इनके पास लोग क्यू में लगे हुए हैं, ऑर्डर्स क्यू में लगे हुए हैं। अब किसी के पास इतना ज्यादा काम हो, ऑब्वियसली वो अपने पास ये किसी का माइक ऑन है, काइंडली म्यूट कर लीजिए, शोर आ रहा है थोड़ा सा। अच्छा, किसी के पास इतना ज्यादा अगर रश लगा हो और वो क्या ख्याल है कि वो सारा दिन फ्री रहेगा, अपनी मौज मस्तियों में रहेगा, या बहुत ज्यादा मैक्सिमम जो टाइम पुट करके काम मैक्सिमम डिलीवर कर सकता है वो करेगा? क्या ख्याल है आपका? ऑब्वियसली वो जितना काम कर सकता है, जितनी उसकी इस्तात है, जितनी उसकी स्ट्रेंथ है, वो उतना काम करेगा। वो अपने साथ 1-2 हेल्पर्स भी रखेगा जिनको वो मंथली शायद 20-25 हज़ार दे रहा होगा, और उसके साथ ये कि वो दिन में शायद कुछ 4-5 वेबसाइट्स तो कम से कम बना रहा होगा अपने 1-2 हेल्पर्स के साथ मिलके। कुछ टेक्निकल काम वो कर रहा होगा, बाकी जो जनरल काम है वो उसके हेल्पर्स वगैरह कंटेंट अपलोडिंग या इस तरह की चीजें वो कर रहे होंगे। और वो ओवरऑल कुछ, मेरा ख्याल है कि ये कुछ 4-5 प्रोजेक्ट रोजाना के हिसाब से डिलीवर करना, ये शायद कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल में ऐसा ही है, क्योंकि मैं खुद 2 सॉफ्टवेयर हाउसेज चला रहा हूँ। हमारे पास भी बहुत ज्यादा वर्डप्रेस बेस्ड काम होता है और वर्डप्रेस को मैं बड़ी अच्छे से जानता हूँ। इवन मैंने खुद वेब डेवलपमेंट वर्डप्रेस बेस्ड ही शुरू की थी। अच्छा, एक और बात है कि मैं इंशाल्लाह एंड पे, क्योंकि पहले जो मेरी प्रायोरिटी है वो आप लोगों का ये जो फ्रीलांसिंग का पोर्शन है इसको कवर करना है, तो इसलिए मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को एंड पे जो नॉन आईटी हैं, खास तौर पे वो, और जो अभी कोई टेक्निकल स्किल जिनके पास नहीं है, या फिर जो अपने साथ स्टडीज कंटिन्यू रखे हुए हैं, तो उनके लिए खास तौर पे मैं एंड पे कोई 10-15 मिनट जरूर मेरे पास एक मेरी चाहता है कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कुछ करना चाहूंगा कि भाई आप लोग खास तौर पे इन चीजों पे जरा कंसंट्रेट करें। ये आप लोगों के लिए, खास तौर पे आप लोगों के लिए जो आईटी पर्संस है ना, जो कुछ किसी ना किसी तरह आईटी के साथ लिंक्ड हैं, वो तो फिर भी कभी ना कभी किसी ना किसी तरह इन चीजों को सीख जाते हैं, वो कर जाते हैं। लेकिन जो पीछे रह जाते हैं वो नॉन आईटी होते हैं, जो आईटी का शौक जरूर रखते हैं लेकिन उनको कोई गाइड नहीं करता, उनको कोई बताता नहीं है कि भाई आईटी में आपके लिए भी जगह है, बराबर उतनी जगह जितनी किसी आईटी पर्सन के लिए है, तो नॉन आईटी के लिए भी उतनी ही जगह है। तो आप लोगों ने खास तौर पे अटैच रहना है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को गाइड करूंगा एंड पे कि भाई आप अगर
कोई नॉन आईटी होते हुए किसी के पास स्किल नहीं है, फिर भी वो अगर इस पे अपना करियर बनाना चाहेगा तो कैसे बना सकता है। खैर, मैं यहाँ पे बात ये कर रहा था कि इस वक्त इनके पास इतना ज्यादा काम है कि जितना ये डिलीवर कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके पास काम बच जाता है। इसका मतलब हम ये ले सकते हैं, अगर मिसाल के तौर पे ये अरीज खान है, इसके पास रोजाना के ये मिसाल के तौर पे कोई 5 प्रोजेक्ट करता है। एक जनरली हम अगर सपोज करें कि ये रोजाना के 5 प्रोजेक्ट करता है। और एक और बात आपको बता दूं कि आमतौर पे जो इस लेवल पे सेलर्स पहुंच जाते हैं ना, वो कभी भी एक प्रोफाइल नहीं रखते हैं। इनकी एक प्रोफाइल के अंदर मल्टीपल गिग्स होती हैं और इनकी एक से ज्यादा प्रोफाइल्स भी इन्होंने बनाई होती हैं। वैसे तो फाइवर आपको अलाउ नहीं करता कि आप पर्सनली एक से ज्यादा प्रोफाइल बनाएं, लेकिन इन्होंने अपने एम्प्लॉयज या फिर अपने बहन भाइयों या किसी ना किसी की तरफ से वो जो फाइवर की फिल्टर्स और टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इस हवाले से उनको मलहूज़े खातिर रखते हुए इन्होंने मल्टीपल प्रोफाइल्स बनाई होती हैं, ताकि कभी भी ये इनके ऊपर कोई बुरा वक्त आए इस प्रोफाइल के ऊपर तो ये सरवाइव कर सकें। तो इन्होंने मल्टीपल प्रोफाइल्स बनाई होती हैं। मजीद ये कि ये सिर्फ फाइवर पे नहीं काम कर रहे होंगे, ये अपवर, गुरु या जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे भी काम कर रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये जितना काम कर सकते हैं ना, ये कर रहे हैं। ठीक है, ये जितना काम कर सकते हैं ये कर रहे हैं। अच्छा, ये अगर मिसाल के तौर पे रोजाना के 5 प्रोजेक्ट कर लेते हैं, ये इनके पास इतना काम जुड़ा हुआ है कि जितना करना चाहें ये करें, तो ये रोजाना के अगर 5 प्रोजेक्ट डिलीवर करना शुरू कर दें तो आपके ख्याल में ये रोजाना का कितना अर्न कर सकते हैं? ये रोजाना की बात हो रही है। उसके बाद आप मंथली को अगर काउंट करें तो वो कितना काउंट कर कितना अर्न कर सकते हैं। ये एक प्रोजेक्ट का अगर 130 चार्ज कर रहा है, 1,30,000 चार्ज कर रहा है, तो ये रोजाना का कितना ओवरऑल अर्न कर सकता है और ये मंथली कितना अर्न कर सकता है। और ये कोई 1,30,000 में कोई आपको जो है ना वो पता नहीं अजीबो गरीब किस्म की ये चीजें नहीं कर रहा है। ये देखें, इसकी जो इसके अंदर स्पेसिफिकेशंस है वो बड़ी जनरल है। सिर्फ 10 प्रोडक्ट्स कर रहा है, ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी उसने लगाया हुआ है, 8 प्लगइन्स एक्सटेंशंस लगाया हुआ है। मतलब ये बहुत ही एक बेसिक लेवल की सारी चीजें हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो भाई कहने का मकसद ये है कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। इवन फ्रीलांसिंग का पोटेंशियल, अगर आप ये कहें कि जी हजारों में नहीं, अगर आप ये कहें कि लाखों में नहीं, इसका पोटेंशियल करोड़ों में है। अगर आप इसका फुल पोटेंशियल अगर उसकी बात करें ना, तो ये करोड़ों में पोटेंशियल है अगर आप इसका फुल पोटेंशियल गेन कर सकें तो इसलिए मैं हमेशा से ये कहता आया हूं कि भाई आप अपने वक्त की कदर कर लें। आज अगर आप अपना एहसास, अपने वक्त का एहसास करके काम शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह अगले 6 माह बाद या अगले 1 साल बाद आप अपने इस वक्त के लिए क्लैपिंग कर रहे होंगे कि हमने उस वक्त शायद बहुत अच्छा डिसीजन लिया था, हमने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया था और हमने शायद बहुत ही ज्यादा किसी अक्लमंदी का सबूत देते हुए हमने फ्रीलांसिंग या फिर आईटी के किसी ना किसी आईटी का अपना एक छोटा सा करियर स्टार्ट कर लिया था और आज वो आपको इतना फल दे रहा है। अच्छा, इन सब में एक मुश्तरका चीज आप देखेंगे, ये आप लोग ये सोच रहे होंगे ये तो इतना अर्न कर रहे हैं तो हम तो नहीं इतना अर्न कर सकते, या फिर हमारे पास तो इतना शायद पोटेंशियल नहीं है जितना ये लोग अर्न कर रहे हैं। तो बेटा हो ये रहा है, जो लोग इस वक्त लाखों में या करोड़ों में अर्न कर रहे हैं सबकी एक मुश्तरका चीज होगी। मेंबर सिंस उसने कहा है कि वो 2015 से काम कर रहा है, मेंबर सिंस अक्टूबर 2015, यानी कि तकरीबन 5 साल होने वाले हैं उसको काम करते हुए। ये मलिक अहमद की अगर बात करें तो ये 2014 से काम कर रहा है, यानी कि तकरीबन उसको भी 5 साल से ज्यादा अरसा होने वाला है काम करते हुए। इसको देखेंगे, दिसंबर 2018 से साले शाम्स काम कर रहा है, इसका प्रीमियम पैकेज 87,000 का है, यानी कि इसको ओवरऑल तकरीबन 1.5 साल हो रहा है काम करते हुए। तो कहने का मकसद ये है कि भाई जितने लोग काम कर रहे हैं ना उनको 2-4 साल हो ही गए हैं काम करते हुए, तो कोई पहले दिन ही करोड़ों में नहीं खेलने लग जाता। अगर आप भी चाहते हैं कि भाई आप भी इस तरह से लाखों में अर्न करें तो
आपके लिए जरूरी है कि आप आज से शुरू कर दें। हमारी जनरल जो लाइफ पैटर्न है उसके अंदर भी तो हम यूनिवर्सिटी में 4 साल जाया कर रहे होते हैं ना। यूनिवर्सिटी में 4 साल हम लगाते हैं, बल्कि 4 साल क्या, हम इवन जो स्कूलिंग से लेके अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर मास्टर और उसके बाद एमफिल और फिर उसके बाद पीएचडी तक जाते हैं, और उसके बाद फिर भी हमें नहीं पता होता कि हमें जॉब मिलनी है या नहीं। तो हम अपनी जिंदगी का आधे से ज्यादा पोर्शन वहां पे वेस्ट कर देते हैं, जिसके एट द एंड हमें जो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कुछ मिल ही नहीं रहा होता। तो क्या ख्याल है कि आपको इसके अंदर अभी से स्टार्ट नहीं लेना चाहिए, ताकि आप अपनी यूनिवर्सिटी मुकम्मल होने तक, अपने कोई 1-2 साल जो आपकी यूनिवर्सिटी के रहते हैं वो मुकम्मल होने तक कम से कम इसमें कुछ 2-4 लाख महीने का कमा रहे हो। तो भाई सिर्फ इसमें बात यह है कि अगर आप में से कोई आज ही एहसास कर लेगा काम करने का, वो काम शुरू कर देगा, तो इंशाल्लाह आप अब से 1 साल बाद, 1.5 साल बाद आप अपने इस वक्त को दुआएं दे रहे होंगे। लेकिन आप में से अगर कोई नहीं शुरू करेगा, आज भी नहीं शुरू करेगा, तो आज से 1.5 साल बाद, 2 साल बाद भी इधर ही होगा जिधर वो आज है। ठीक है, खैर ये बातें तो होती रहेंगी। आगे हम बात करते हैं अपनी जो हमारी फाइवर या फिर हमारी फ्रीलांसिंग पे काम करने के लिए टेक्निकल चीजें हैं, यानी कि अगर आप काम करना चाहते हैं तो कैसे करें। अगर इस चीज के ऊपर हम आते हैं तो आइए जरा इन चीजों को डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जिन चीजों को आपने माइंड में रखना है वो आप जब बिकम अ सेलर पे करके अपनी प्रोफाइल बनाएंगे। आप में से शायद अक्सर लोग अपनी प्रोफाइल बना चुके होंगे, क्योंकि मैंने जो ये सेशन की रिक्वायरमेंट्स थी उनके अंदर देखा था कि सबके पास प्रोफाइल होनी चाहिए, तो शायद आप में से अक्सर लोग प्रोफाइल बना चुके होंगे। तो आप में से जो लोग प्रोफाइल्स बना चुके हैं या जिनके पास प्रोफाइल्स हैं या जो प्रोफाइल अभी बनाना चाह रहे हैं, मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स प्रोफाइल के हवाले से दूंगा कि भाई आपने जब प्रोफाइल बनानी है तो किन चीज़ों को आपने मद्देनजर रखना है। सबसे पहले तो ये कि भाई आपने अपना नाम रियल इस्तेमाल करना है। अच्छा, अपना नाम आपने रियल इस्तेमाल करना है। नाम रियल इस्तेमाल करने का फायदा ये होता है, आपको लोग पसंद करते हैं, रियल लोगों को पसंद करते हैं। तो इसलिए मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप लोगों ने अपना नाम रियल जो प्रोफाइल पे नाम रखना है वो रियल रखना है। लेकिन अगर आप में से कोई ये चाहे कि यार मैं प्रोफाइल के साथ कुछ अपनी जो मेरे स्किल है उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ मैं अटैच करना चाह रहा हूँ, कुछ ना कुछ लगाना चाह रहा हूँ, तो फिर आप इसके साथ, जैसे इसमें लिखा है वकास सलीम, तो आप लिख सकते हैं वकास डेवलपर या वकास वेब्स या वकास ग्राफिक्स। तो इस तरह की कोई ना कोई आप शॉर्ट सी टर्म आप अपने स्किल से रिलेटेड साथ शामिल कर सकते हैं। लेकिन आपने नाम, अपना जो ओरिजिनल नाम है वो लाजमी यूज करना है। ठीक है, सबसे पहली तो ये चीज होगी आप लोगों के लिए। दूसरी चीज कि आपने अपनी तस्वीर एक तो ओरिजिनल इस्तेमाल करनी है, वहां पे कोई आपने किसी नेचर की, कोई पहाड़ों की, कोई एक्टर एक्ट्रेस की, इस तरह की कोई तस्वीर, कोई चीज आपने इस्तेमाल नहीं करनी। आपने अपनी ओरिजिनल तस्वीर इस्तेमाल करनी है। ठीक है, और इसमें दूसरी चीज जो है तस्वीर के साथ वो ये है कि भाई अगर ओरिजिनल तस्वीर आप इस्तेमाल कर ही रहे हैं तो जरा कोई प्रोफेशनल तस्वीर आप इस्तेमाल करें, ना कि खेतों में खड़े होकर आपने कोई तस्वीर ली हुई है वो आप इस्तेमाल कर लें, या फिर आप कराची के बारिश के पानी में नहा रहे हैं तो वो तस्वीर आपने इस्तेमाल करनी है। आपने तस्वीर जो मैक्सिमम आपकी प्रोफेशनल तस्वीर हो सके आपने वो तस्वीर इस्तेमाल करनी है। और प्रोफेशनल तस्वीर का ये मतलब नहीं है कोई शादी ब्याह पे गए हुए थे तो वहां पे आपकी जो है ना वो किसी ने DSLR से खींची है तो प्रोफेशनल हो गई है। प्रोफेशनल का मतलब है आपकी प्रोफेशनल लुक आनी चाहिए। इस वक्त इसकी शायद प्रोफेशनल लुक आ रही है, मैं कह सकता हूँ। या फिर आपके सामने लैपटॉप पड़ा हुआ है और आप जो है ना उसके सामने बैठ के काम कर रहे हैं, इस टाइप की कोई जरा डिसेंट सी और कोई अच्छी सी तस्वीर आप इस्तेमाल करें, वो अट्रैक्ट करती है कस्टमर को। आप एक जो है ना थोड़े से अक्लमंद किस्म के इंसान नजर आते हैं। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे एक आपके पास टैग लाइन होती है। अच्छा, एक और मैं तस्वीर के हवाले से बात करता चलूंगा, शायद हमारी कुछ फीमेल जो हजरात हैं उनके लिए यहाँ पे मसला होता है अपनी ओरिजिनल तस्वीर इस्तेमाल करने में। तो उनके लिए मैं यहाँ पे फिर सजेस्ट करूंगा, अगर आप अपनी ओरिजिनल तस्वीर इस्तेमाल नहीं कर सकती, फिर आपके पास एक हल है कि आप अपने नाम का लोगो बनवाएं। और लोगो जरा टेक्निकल और वाकई प्रोफेशनल लोगो होना चाहिए। आपका जो भी नाम है, आप अपने नाम का लोगो बनवाएं और वो लोगो यहाँ पे इस्तेमाल करें। ठीक है, आपने कोई इस तरह की वो कोई नेचर की, कोई फूलों की, कोई इस तरह की तस्वीर नहीं लगानी, फिर भी आप कोई लोगो अपने नाम का बनवाएं ताकि आप जो आपसे वो आपकी सर्विसेज लेना चाह रहा है, आपका क्लाइंट, उसको आप जरा प्रोफेशनल नजर आए। ये ओवरऑल सारे काम करने का मकसद हमारा सिर्फ यही है कि आप अपने क्लाइंट को जरा प्रोफेशनल नजर आए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक टैग लाइन होती है आपकी प्रोफाइल की। तो यहाँ पे मैं यही कहूंगा कि इसको आपने जाया नहीं करना। इसको आपने यहाँ पे ना ही आप अपना जो है ना वो बहुत लंबी चौड़ी कहानियां लिख सकते हैं। यहाँ पे इन जनरल टर्म्स अगर आप अपना रियल नाम इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ आपने एक्सप्लेन करना है कि भाई आप हैं कौन, आप यहाँ पे फाइवर पे कर क्या रहे हैं। ठीक है, जैसे उसने लिखा हुआ है प्रोफेशनल वर्डप्रेस डेवलपर। तकरीबन 90% जो फ्रीलांसर्स हैं वो आप देखेंगे कि उन्होंने कोई ना कोई ऐसी ही चीज लिखी होगी, यानी कि वो कुछ ना कुछ अपने स्किल से रिलेटेड ही यहाँ पे उन्होंने टैगलाइन लिखी होती है। तो आपने भी सिर्फ अपने स्किल से रिलेटेड कोई अपनी टैगलाइन लिखनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास डिस्क्रिप्शन आ जाती है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में एक चीज आपने याद रखनी है कि सबसे पहले तो ये इन जनरल आपने चीज याद रखनी है। आप भले इसको आप किसी गिग की डिस्क्रिप्शन में इस्तेमाल कर रहे हो, किसी पैकेजेस की एक्सप्लेनेशन के अंदर इस्तेमाल कर रहे हो, किसी कहीं भी ये चीज आप इस्तेमाल करें तो आपने इंग्लिश की गलती नहीं करनी। मजीद ये कि आपने इंग्लिश सिंपल इस्तेमाल करनी है, आपने बहुत एडवांस लेवल की इंग्लिश भी इस्तेमाल नहीं करनी। क्यों? आपके पास तो ज्यादातर गोरे आ रहे होते हैं। तो भाई वो इसलिए कि पहली तो बात ये कि आपके पास सारे गोरे ही नहीं आते, आपके पास कोई गल्फ कंट्री या फिर अरेबिक लोग भी आ रहे होते हैं, और अरेबिक या फिर नॉन गोरे भी आ रहे होते हैं आपके पास। अगर आपके पास गोरे ही आ रहे हैं तो फिर भी वो सारे इंग्लिश उनकी इतनी अच्छी नहीं होती। आपके लिए ये शायद हैरत की बात हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे पूरे पाकिस्तानियों की उर्दू अच्छी नहीं होती, इस तरह सारे जो गोरे होते हैं उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती। तो इसलिए आपने जब इंग्लिश इस्तेमाल करनी है, बहुत सारे वहाँ पे देहाती भी होते हैं, बहुत सारे जरा बेचारे थोड़े से वो इस तरह के इलाकों के होते हैं जहाँ पे इतना वो एडवांस लेवल की उनको इंग्लिश वगैरह नहीं आती। तो इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि जब भी आप अपनी वो कोई भी किसी भी जगह पे कंटेंट लिखेंगे तो उसको एक आपने सिंपल वर्ड्स के अंदर लिखना है। दूसरी चीज इसमें मैं ये कहूंगा कि आपने जो ये प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आपको शायद थोड़ी सी हंसी आएगी, लेकिन आपने थोड़ी सी लंबी छोड़नी है। अब लंबी छोड़ने का मतलब क्या है? भाई आप कर रहे हैं वर्डप्रेस डेवलपमेंट। अब देखो ना, इसकी सारी गिग्स वर्डप्रेस डेवलपमेंट की बनी हुई है। इसमें कहीं इसने नहीं कहा कि मैं आपको पीएचपी बेस्ड आपको कोई वेबसाइट बना दूंगा, मैं इसमें लारावेल बेस्ड आपको कोई काम करके दूंगा। इसमें सिंपली जो है ना वो वर्डप्रेस का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि भाई मेरे पास करंट स्किल्स हैं HTML5, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, jQuery, PHP, वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट। तो मतलब इतने ज्यादा आपको काम आते हैं, तो फिर आपने क्यों नहीं ऑफर किए हुए PHP की आप वेबसाइट्स ऑफर करो, क्यों नहीं की हुई? असल में होता क्या है कि मैं आपको ना एक सादा सी मिसाल से समझाऊंगा कि आप मिसाल के तौर पे सर्विस ऑफर कर रहे हैं अंडा फ्राई की। ठीक है, आप सर्विस ऑफर कर रहे हैं कि जी मैं अंडा फ्राई कर लेता हूं, मुझसे अंडा फ्राई करवा लीजिए। अब अंडा फ्राई करवाने की आप सर्विस ऑफर कर रहे हैं, लेकिन अपनी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लिखते हैं, क्योंकि जो भी क्लाइंट आपसे काम करवाने आएगा वो आपकी आके डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ेगा। तो जब आप अंडा फ्राई की सर्विस ऑफर कर रहे हैं और आपने अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा हुआ है कि मैं
ये रेस्टोरेंट के अंदर काम कर चुका हूँ, मैं मोनाल, मैं पीसी, मैं इन सब के खाने बना चुका हूँ, मैं जनाब फलां कढ़ाई, फलां अचारी गोश्त, ये वो दुम्बा कढ़ाई, मैं ये सारी चीजें तो मेरे बाएं हाथ का खेल है ना। तो ये सब कुछ जब आप लिखेंगे ना तो भाई जो क्लाइंट है वो एक दफा सोचने पे जरूर मजबूर होगा कि अगर ये इतने एडवांस लेवल की चीज़ों को जानता है तो क्या ये मेरा वर्डप्रेस या फिर ये मेरा अंडा फ्राई नहीं कर सकता। वो तो बड़ी इसके लिए कोई आसान सी चीज़ होगी। तो ज़रा थोड़ा सा ना एक ट्रस्ट फैक्टर उसका डिवेलप होता है। तो ये जो मैंने यहाँ पे कहा है कि भाई आपने कुछ अपने फील्ड से रिलेटेड थोड़ी सी ऊपर लेवल पे जाके आपने स्किल्स लिखनी है, ताकि और ओबियसली आप जब काम कर रहे होते हैं आपके साथ बहुत सारे सीनियर्स होते हैं, आपके टीचर्स होते हैं, किसी ना किसी के पास वो जिसके आप मेंटोरशिप के अंडर काम कर रहे हैं, किसी ना किसी के पास वो स्किल्स होते हैं। लेकिन उसका फायदा ये होता है कि आप उसके अंडर रहते हुए जब काम कर रहे हैं तो भले आपके पास वो स्किल्स नहीं भी हैं, आपका झूठ भी नहीं होता है कि आप उसके अंडर रहते हुए काम कर रहे हैं, लेकिन कस्टमर क्लाइंट जरा आपसे सेटिस्फाई खुद ब खुद होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसमें एक दो चीजें मैं कहूंगा। इसमें आपको एक वो मिलता है, अल्लाह भला करे, आपका फाइबर टेस्ट मिलते हैं। तो आपने फाइबर टेस्ट एक इंग्लिश का और एक अपनी फील्ड से रिलेटेड लाजमी देना है। उसमें मैं आपको टिप्स दे दूं कि भाई वो जरा आमतौर पे कंफ्यूजिंग होते हैं, आपको बहुत क्लोज मार्जिन के साथ उसमें क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। तो आपने जो आपके एक इनका जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड उसके अंदर 2 अटेम्प्ट्स होती हैं, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर बहुत ज्यादा सीखना है। दूसरी अगर फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो जाए तो दूसरी अटेम्प्ट आपने फिर फेल नहीं होने देनी। और दूसरी बात कि इवन आपने फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले ही आपने गूगल और इधर उधर से अच्छी तरह रिसर्च करके टेस्ट अटेम्प्ट करना है। आपको बहुत सारे स्क्रीनशॉट, बहुत सारे सैंपल जो क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएंगे, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपके क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। और तीसरी बात ये कि आप अपने किसी सीनियर के पास बैठ के उन टेस्ट को उस टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे, ताकि आपका सीनियर आपकी हेल्प करे और आपको अगर कहीं पे कोई इशू आ रहा है तो वो आपको गाइड करे, आपको साथ साथ आपका जो सीनियर, मिसाल के तौर पे आप इंग्लिश का टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप किसी इंग्लिश के अपने सीनियर के पास बैठ के वो टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। ये तो होगी हमारी फाइवर प्रोफाइल क्रिएशन से रिलेटेड बातें। अब हम आते हैं फाइवर गिग क्रिएशन की तरफ। तो भाई गिग क्रिएशन में 2 बातें आपने याद रखनी है। अच्छा, एक तो टाइम भी मुझे बहुत कम दिया गया था। सॉरी जी, जी बोलिएगा। सर एक्चुअली मैंने ये चीज पूछनी थी कि अगर हमारी प्रोफाइल जो है वो पहले से बनी हुई है तो उस पर अपडेट करने के लिए हम उस पर अपडेट, ये जितनी आपने अपडेट बताई है तो उसको अपडेट करके हम उसी पर वर्क करें या फिर हम न्यू प्रोफाइल बना लें? जी, मैं आपको बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2-3 साल हो गए जी, वो बहुत अच्छा प्रोफाइल मेरी क्वेश्चन बने है। हुए। जी, मैं समझ गया हूँ, बिल्कुल मैं आपको आंसर करता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और ये अक्सर लोगों के माइंड में शायद होगा, उन्होंने पूछा नहीं। आपके पास अगर तो प्रोफाइल पहले से बनी है और उसके ऊपर कोई खातिर खा आपके पास रिव्यूज और वो सारे ऑर्डर्स वगैरह नहीं है, तो आपने करना ये है कि नई प्रोफाइल बनानी है, उसको छोड़ देना आपने। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। फाइवर को अगर आप डेप्थ के अंदर स्टडी करेंगे, इसके एल्गो को आप डेप्थ के अंदर स्टडी करेंगे, तो फाइवर के जो बोर्ड्स हैं वो जो न्यू कमर्स होते हैं उनको वो बूस्ट देते हैं। ठीक है, जो फाइवर की एल्गोरिथम है इसके अंदर डिफाइंड है कि भाई जो नई प्रोफाइल्स हैं उनको ये ज्यादा ट्रैफिक देगा, उनको ये ज्यादा रैंकिंग के अंदर प्रमोट करता है। तो इसलिए जो खास तौर पे फर्स्ट 30 डेज है ना, मैं कहता हूँ फर्स्ट 30 डेज आपके लिए बहुत क्रूशियल होते हैं। फर्स्ट 30 डेज के अंदर आप जितना काम कर सकें, जितनी मेहनत कर सकें कर लें। वो फर्स्ट 30 डेज आपकी प्रोफाइल बना सकते हैं या खराब कर सकते हैं। तो फर्स्ट 30 डेज आपने लाजमी फ्रूटफुल बनाने हैं। और जैसे भाई ने पूछा कि भाई मेरी 2-3 साल पुरानी प्रोफाइल बनी हुई है, तो बेटा आप नई प्रोफाइल बना लें, क्योंकि पुरानी प्रोफाइल के ऊपर आपको ट्रैफिक जरा मुश्किल से मिलती है, नई प्रोफाइल के ऊपर आपको ट्रैफिक जरा आसानी से मिलती है। तो खैर, बातें तो इतनी ज्यादा हैं, इतनी ज्यादा हैं। फाइबर के बारे में बात करना शुरू कर दें, रैंकिंग के बारे में बात करना शुरू कर दें, तो शायद हमारे लिए इस तरह के मल्टीपल कई सेशंस रिक्वायर्ड होंगे। लेकिन मैं जरा जनरली बात कर रहा हूँ ताकि आप में से हर कोई जो है ना मोटी मोटी बातें समेट के तो उस पर काम करे। तो आगे चलते हैं हम अपनी गिग क्रिएशन की तरफ। तो अगर हम गिग क्रिएशन, सॉरी जी बोलिएगा, कुछ पूछने लगा था। अच्छा, तो
खैर इसमें एक और बात बता दूं, अगर आप फर्स्ट 30 डेज के अंदर आपको ऑर्डर मिल जाता है तो आपकी प्रोफाइल जो है ना वो मल्टीपल टाइम्स बूस्ट कर जाती है। ठीक है, तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि फर्स्ट 30 डेज के अंदर आप ना सिर्फ मेहनत करें बल्कि एक आधा ऑर्डर भी लगा लें किसी ना किसी तरह, ताकि आपकी प्रोफाइल बूस्ट करे, आप रैंकिंग में जरा ऊपर जाएं, आपको ऑर्डर्स आएं और आप ऑब्वियसली आप बहुत जल्दी प्रमोट होते हैं। इवन मेरे स्टूडेंट्स मेरे इंस्टीट्यूट के जो होते हैं, मैं उनको खास तौर पे हमारा एक फ्रीलांसिंग का ना पूरा पोर्शन होता है हमारे हर कोर्स के साथ 2 से 3 हफ्तों का। तो हम करते ये हैं कि जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स फ्रीलांसिंग के होते हैं वो फर्स्ट वीक के अंदर सबको असाइनमेंट देते हैं कि आपने नेक्स्ट वीक से पहले पहले एक कम से कम एक प्रोजेक्ट लेके आना है, मतलब रियल प्रोजेक्ट आपने विन करना है, आपने मेहनत करनी है और रियल प्रोजेक्ट विन करना है। तो अगर वो कोई नहीं लेके आता तो फिर हम उसको अपने रेफरेंसेस के साथ कोई ना कोई उस पर ऑर्डर डलवा के तो उसकी प्रोफाइल को बूस्ट करवा देते हैं। और आम तौर पे ऐसा मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं इवन जो सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर ही लेवल 1 पे प्रमोट हो चुके होते हैं। तो ये आमतौर पे फर्स्ट जो आपका 30 डेज हैं ये बड़े क्रूशियल होते हैं और इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। खैर इतना ज़्यादा हमारे पास असल में टाइम नहीं है, बातें बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मैं ज़रा शॉर्ट करके इसको समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अंदर अगर हम बात करें गिग क्रिएशन की, समझ ही नहीं आ रही मेरे को। बेटा अपना अच्छा मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग एक दफ़ा माइक म्यूट रखिए। मैं इंशाल्लाह एंड पे आप लोगों में से किसी के भी जितने भी लोगों के क्वेश्चंस क्यूरीज बचे होंगे मैं उनको आंसर कर दूंगा। एक्स्ट्रा टाइम भी मुझे देना पड़े तो मैं दे दूंगा, तो लेकिन हम पहले कोशिश कर लें कि अपना जरा इसको बाइंड अप कर लें जो हमारा कवर करने वाला है ना, तो इंशाल्लाह एंड पे फिर हम क्वेश्चंस क्यूरीज की तरफ बढ़ जाएंगे, क्योंकि इस तरह अगर हम अभी क्वेश्चंस के अंदर फंसे रहे तो फिर हमारे लिए कवर करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा मैं यहाँ पे गिग क्रिएशन की बात कर रहा था। तो गिग क्रिएशन में 2 चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। पहली बात आपकी ट्रैफिक है और दूसरी बात आपकी क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ गिग है। पहली बात जो ट्रैफिक है वो रैंकिंग मेरी मुराद है, और रैंकिंग का मतलब क्या है कि भाई अगर मिसाल के तौर पे आप बहुत कोई लग्जरी किस्म का बहुत एडवांस लेवल का कोई आप शॉपिंग मार्ट बनाते हैं लेकिन वो आपने बना लिया है कोई खेतों के अंदर जाके, तो क्या ख्याल है कि वो आपको कोई उस पर आपकी सेल जनरेट होगी? आपने करोड़ों भले लगा के वो काम कर लिया लेकिन आपकी कोई, मेरा नहीं ख्याल कि आपकी कोई किसी किस्म की कोई उस पर सेल जनरेट हो रही होगी। तो बात ये है कि जब तक आप सर्विस जो ऑफर कर रहे हैं आपकी सर्विस बहुत ज्यादा ह्यूज ऑडियंस नहीं देखेगी, आपके बहुत ज्यादा बायर्स या जो क्लाइंट्स हैं जो आपके एम्प्लॉयर्स हैं वो नहीं देखेंगे, तो आपके जो ऑर्डर विनिंग के चांसेस हैं वो कम रहेंगे, इवन वो ना होने के बराबर रहेंगे अगर उस पर ट्रैफिक नहीं आएगी। तो सबसे पहले जो आपने मेक श्योर करना है वो ये करना है कि आपकी गिग रैंक हो, प्रॉपर प्लेस हो, और उसके बाद आपके पास जब ट्रैफिक आ रही होगी तो दूसरे नंबर पे आपके पास आती है आपकी गिग की क्वालिटी, जिसके अंदर आप अपनी गिग को इम्प्रूव करते हैं और इस तरह का बनाते हैं कि उसको कोई देखते ही इम्प्रेस हो, आपको ऑर्डर करे। अब मैं पहली चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि भाई आपकी जो गिग क्वालिटी है वो आपकी जो गिग रैंकिंग है वो कैसे होती है और क्या हो सकती है। हमारे पास बहुत ज्यादा अभी वो पड़ा है, मेरा ख्याल है कि हमारे पास 20 मिनट तकरीबन रह गए और मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं इसको कैसे मैनेज करूंगा। अच्छा सबसे पहले तो आपकी जो गिग रैंकिंग है ना वो एक आप में से अक्सर लोगों ने एसईओ वगैरह पढ़ी होगी, तो वो लोग खास तौर पे इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं, नहीं तो मैं सबके लिए ओबियसली जनरली समझाऊंगा कि गिग रैंकिंग के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको देता हूँ वो कैसे हो सकता है। सबसे पहले तो आपने एक टाइटल लिखना होता है अपनी गिग का। आपने उस टाइटल के अंदर एक कीवर्ड इस्तेमाल करना है, जो आपने डिसाइड करना है कि मैंने कीवर्ड कौन सा इस्तेमाल करना है। आप अपना कीवर्ड एक चूज करेंगे, मिसाल के तौर पे इसका कीवर्ड है वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन, मिसाल के तौर पे इसका ये कीवर्ड है। तो ये अपना एक टाइटल के अंदर कोई भी ऐसा कीवर्ड इस्तेमाल करेगा जो जिसका जो है ना ही बहुत ज्यादा कंपटीशन हो फाइवर पे और ना ही बहुत कम कंपटीशन हो,
और वो कैसे चेक होगा? उस कीवर्ड को आप सिंपली यहाँ फाइंड सर्विसेज के अंदर पुट करें, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट कितने लोग रैंकिंग कर रहे हैं और कितने लोग इसमें सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। तो खैर आपने एक कीवर्ड इस्तेमाल करना है। अब वैसे तो देखा जाए तो ये पूरा कोर्स होता है जिसके अंदर आप एसईओ और अपनी किसी भी चीज को रैंकिंग वगैरह करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत मोटी मोटी बातें बताऊंगा। अच्छा, यहाँ पे आपने मिसाल के तौर पे इसने वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन अपना कीवर्ड चूज कर लिया है। सिर्फ एक आपने वर्ड अपने माइंड के अंदर सोच लेना है कि ये मेरा कीवर्ड है, ठीक है। अब उस कीवर्ड को आपने जगह जगह इस्तेमाल करना है, बस सिंपल सी लॉजिक ये है। अब इसने मिसाल के तौर पे वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन इसने ये कीवर्ड चूज किया है, तो ये ऊपर जो लिखा हुआ है ये तो फिलहाल मैटर नहीं करता, लेकिन इस तस्वीर को जो इसका आल टेक्स्ट है, जो इसने इस तस्वीर को अपने कंप्यूटर में सेव करते हुए इसका नाम रखा था ना, बेसिकली वो मैटर करता है बहुत ज्यादा। तो जब आपने अपनी गिग की प्रोफाइल फोटो लगानी है, आपने उस प्रोफाइल फोटो का नाम आपने अपने कंप्यूटर के अंदर, उस कवर फोटो का नाम आपने अपने कंप्यूटर के अंदर वही रखना है जो आपका कीवर्ड होगा। जैसे आप अपनी तस्वीर, कोई अपने कैमरे की तस्वीर अपने मोबाइल के अंदर, सॉरी अपने लैपटॉप वगैरह के अंदर कोई सेव करते हुए, तो उसका नाम लिखते हैं ना उस्मान, या फिर आप कोई भी लिखें अब्दुल्ला ऑन वेडिंग, या इस तरह कोई भी आप उसका नाम रख लेते हैं। तो इस तरह आपने उस कवर फोटो का नाम भी वही रखना है जो आपका टाइटल के अंदर कीवर्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कीवर्ड कोई भी हो सकता है, वो आप अपनी मर्जी का कुछ भी रख सकते हैं। इसने मिसाल के तौर पे वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन रखा हुआ है, तो बस आप मिसाल के तौर पे इसने ये रखा है, तो हम इसी को लेके चलते हैं। अच्छा, अब इसके बाद इसकी अगर बात करें इस आल टेक्स्ट के अंदर, यानी कि इसने अपने कंप्यूटर के अंदर वो नाम रखा होगा जो इसने इस कवर फोटो के अंदर रखा हुआ है। इसके बाद अगर आगे मूव करें तो यहाँ पे आपके पास अबाउट दिस गिग है। इसके अंदर इसने अब कहाँ पे अपना वो जो इसका कीवर्ड है वो कैसे इस्तेमाल किया हुआ है, ये देखें। यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन, मुझे ये देखें यहाँ पे नजर आ रहा है वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन, यहाँ पे नजर आ रहा है वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन। और इसने टैग्स के अंदर इस्तेमाल किया हुआ है वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, देखें ये इत्तफाक नहीं है कि इसने इतनी दफा अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन के वर्ड को इस्तेमाल किया हुआ है, ये हरगिज इत्तफाक नहीं है। देखा इसकी प्रोफाइल कैसे जबरदस्त तरीके से रैंक थी। तो उसके पीछे वजह यही है कि भाई ये रैंकिंग कर रहा है उसको ये खुद इसने कोशिश करके उसको रैंक किया है। और वो रैंक इस तरह से होती है कि भाई उसने अपने किसी खास कीवर्ड के अगेंस्ट उसको अपनी रैंक किया है, और वो किस तरह से रैंक किया है वो आपके सामने है। उसने टाइटल के अंदर वो वर्ड को इस्तेमाल किया है, उसने उसकी अगर इसी फोटो को आप अपने कंप्यूटर के अंदर सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि इसको इसने यही नाम दिया होगा वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन। और उसके बाद इसका ये देखें, इसने अपनी जो डिस्क्रिप्शन है, अभी तो शायद और भी एक आधी जगह पे इसने इस्तेमाल किया हो जो हमारी नजर में नहीं आया, लेकिन इसने वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन जगह जगह इस्तेमाल किया हुआ है इस वर्ड को। वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन, वर्डप्रेस वेबसाइट, यहाँ पे वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन, यहाँ पे फिर वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन, और फिर उसने अपनी जो वो टैग्स हैं उनके अंदर वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन चूज किया हुआ है, लगाया हुआ है। तो इससे क्या हो रहा है कि उसकी जो ये गिग है वो रैंक हो रही है, ठीक है। समझ आइए आपको रैंकिंग की। तो इंशाल्लाह ये मैंने बड़ी जेनेरिक सी, आपको बड़ी सिंपल वर्ड्स के अंदर आपको मैंने गिग रैंकिंग बताई है। आप कम से कम इतना तो करें ना। वैसे तो बड़े एडवांस लेवल पे जाके आप गिग रैंकिंग कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे डेप्थ के अंदर जब आप इसको स्टडी करें तो बहुत सारा कुछ है करने वाला। लेकिन फिलहाल मैं इन जनरल टर्म्स आपको मैंने बताया है कि क्या क्या हो सकता है जरा आसानी के साथ। उसके बाद आपकी अब मिसाल के तौर पे आपकी शहर के अंदर आपकी वो जो जनरल आपने वो जो बनाया था, शॉपिंग मार्ट बनाया था, वो आपने शहर के बीचों बीच किसी चौक चौराहे के अंदर आपने वो बना लिया है। वहाँ पे ट्रैफिक आना शुरू हो गया है, लेकिन वहाँ पे सारी चीजें बिखरी हुई हैं, आपकी जो है ना समझ ही नहीं आ रही कौन सी चीज कहाँ पे पड़ी हुई है। आपको खुद समझ नहीं आती, कोई आपसे आके कहता है कि डेयरी मिल्क का डब्बा चाहिए
और आप कहते हैं यार इस रो में भी देख लो, इस रो में भी देख लो, इस रो में भी देख लो, तो वो कहेगा यार ये तो पागल है, वो नेक्स्ट टाइम आएगा ही नहीं। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि भाई ट्रैफिक के बाद जो दूसरी चीज जरूरी है वो आपकी क्वालिटी है, आपकी जो आप ऑफर कर रहे हैं उसकी क्वालिटी। उस वो क्लाइंट आपकी गिग के ऊपर लैंड करे तो वो बेचारा ज़हनी मरीज ना बन जाए, उसको कोई हेडेक ना शुरू हो जाए कि यार ये क्या सारा कुछ लिखा हुआ है, समझ ही नहीं आ रही है ये कहना क्या चाह रहा है और इसने एक्सप्लेन क्या किया हुआ है। भाई आपने बड़े प्यारे अंदाज में यहाँ से लेके अपने कवर फोटो से लेके अपने यहाँ अबाउट दिस गिग तक देखें इसने कैसे हाईलाइट की हुई है चीज़ों को, बोल्ड किया हुआ है, इसने लिस्ट बनाई हुई है। तो मतलब बहुत प्यारे अंदाज में आपने हर चीज़ को इस तरह से डिस्क्राइब करना है कि उसको समझ भी आ जाए और वो कंफ्यूज भी ना हो। अच्छा, अब ये कैसे होगा भाई? सबसे पहले तो यहाँ पे अगर बात करें वही कि आपने अच्छा एक दो चीज़ें मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊं कि भाई आपने कभी भी आपने पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करना। ऐसा नहीं करना आपने कि आपने इस गिग को देखा, इसको पूरे को कॉपी पेस्ट कर लिया, आपको फाइवर ब्लॉक कर देगा। हाँ, हर कोई 100% अपना कंटेंट नहीं लेके आ रहा होता। आप कोई 2 लाइनें इधर से उठाएं, कोई 2 लाइनें किसी और प्रोफाइल से उठाएं, कोई 4 लाइनें किसी और प्रोफाइल से उठाएं। आप इस तरह से मिक्स करके कोई 5-7 लाइनें अपने पास से डालें, तो आप इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन आपने कभी भी 100% कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना। उसके बाद आगे हम आते हैं इसकी तरफ। भाई जब आप इसको बना रहे होंगे ना, तो सबसे पहले आपने इसको बड़ा नाइसली अरेंज करना है, इंग्लिश की गलती नहीं करनी है, और पैराग्राफ्स को अलग अलग करके बड़े अच्छे अंदाज में आपने अपनी जो गिग है उसको एक्सप्लेन करना है। उसमें चीज़ों को बोल्ड करना है जो आपको लगे कि ये बोल्ड होने वाली है। आप उस गिग के अंदर अपना हो सके तो अपना एक्सपीरियंस डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखेंगे कि भाई मैं इतना एक्सपीरियंस रखता हूँ, इतनी मैं वेबसाइट्स बना चुका हूँ, इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ, वो जो भी है इस तरह की चीज़ें आपने कम से कम इस तरह की चीज़ों को इंसर्ट करना है। दूसरी बात कि ये पोर्शन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है जो क्लाइंट को मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा पिच करता है, और वो ये है वाई मी या वाई चूज मी ओवर अदर्स, वाई ओनली मी। इस तरह का कोई भी आप पोर्शन बना के तो उसको ऑफर कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि अक्सर जो फ्रीलांसर्स हैं, जो जरा टॉप रैंक्ड हैं, जो अच्छा इस वक्त अर्न कर रहे हैं, उन अक्सर लोगों ने ये वाला पोर्शन बनाया होगा। तो आप में से आप कोई 2-4 प्रोफाइल्स को स्टडी करें, कोई 5-7 प्रोफाइल्स को स्टडी करें, और फिर उनमें से आप एक्सट्रैक्ट करें कि आप क्या लिखेंगे अपनी प्रोफाइल के अंदर। और ऑब्वियसली आप स्टडी जो प्रोफाइल्स करेंगे वो अपनी स्किल से रिलेटेड प्रोफाइल्स को ही स्टडी करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वाई मी के अंदर आप देखें ना, मिसाल के तौर पे उसने कहा है 7 days ऑफ फ्री स्पोर्ट आफ्टर कंप्लीशन, उसने कहा है फ्री एसएसएल, एसईओ फ्रेंडली वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन, अनलिमिटेड रिवीजन्स। अब देखें शायद उसको लग रहा है कि ये चीजें, ये जो उसके तीर हैं वो क्लाइंट को सबसे ज्यादा पिच करेंगे। क्लाइंट इन चीजों को पढ़ के सेटिस्फाई हो जाएगा और वो आपकी तरफ माइल हो जाएगा, और आपको वो शायद कांटेक्ट करके ऑर्डर कर दे। तो इसलिए यहाँ पे करना ये है कि आपने जो वाई मी वाला पोर्शन लाजमी ऐड करना है, ठीक है। ये तो होगी हमारी बातें, कुछ बहुत ही मैंने ना शॉर्ट किया है अपनी जो आपकी गिग बनाने के हवाले से वो है। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं इस प्रोफाइल कवर फोटो के हवाले से, चलें ये भी मैं आपको एक दो इसके हवाले से टिप्स वगैरह दे दूं। अक्सर लोग ना यहाँ पे मार खा जाते हैं, उन्होंने प्रोफाइल फोटो लगाई होती है लेकिन वो बड़ी ही कोई इस तरह की लगाई होती है जो नॉन प्रोफेशनल लगती है। तो बेटा भले आप वेब डेवलपमेंट ऑफर कर रहे हैं ना, लेकिन आपकी जितनी भी चीजें हैं ना, वो कंटेंट राइटिंग, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, वो हर चीज आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, नहीं तो आपका तासुर खराब हो जाता है। अब वो हर चीज परफेक्ट होने का मतलब क्या है कि आपने अगर कवर फोटो भी लगानी है ना, तो आपने कवर फोटो बहुत ही प्रोफेशनल नजर आने वाली लगानी है। मिसाल के तौर पे इसने देखें, इसके अंदर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जो इसने इस्तेमाल किया हुआ है। इसने येलो और ब्लैक इस्तेमाल किया हुआ कलर। अब इसका फायदा क्या हुआ भाई, ये येलो और ब्लैक वेरी कंट्रास्टिंग कलर्स हैं, और ये ह्यूमन साइकी है। अगर आप स्टडी करें ह्यूमन साइकी के अकॉर्डिंग है कि जो कंट्रास्टिंग कलर्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। वो अगर इसके सामने मिसाल के तौर पे यहाँ पे कुछ 5-7-10 प्रोफाइल्स आ रही हैं, ऑब्वियसली बहुत सारी गिग्स आ रही होती हैं यहाँ पे, लेकिन जो कंट्रास्टिंग कलर्स इस्तेमाल किए होते हैं ना, वो
उसको जरा अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, वो प्रोफाइल जरा हाईलाइटेड हो रही होती है। तो ये इसने बेसिकली ट्रिक खेला हुआ है, इसने अपनी इसको कवर फोटो है इसको इसने हाईलाइट किया हुआ है। तो आपने भी इस तरह से कोई कंट्रास्टिंग कलर्स इस्तेमाल कर लें, या फिर कोई आप अपनी जो है ना जो बनानी है अपने प्रोफेशनल कवर फोटो ही है, भले आप वो आपको वो अपनी किसी को पे करके आपको जो है ना वो कवर फोटो बनवानी पड़े, लेकिन आपने अपनी कवर फोटो वगैरह वो लाजमी प्रोफेशनल बनवानी है, ठीक है। और ये जो कंट्रास्टिंग कलर ये बड़ी अच्छी एक वो ट्रिक है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि आपने जब, क्योंकि आप अभी बिगिनर लेवल पे होंगे, ठीक है, ये एनोटेट को काइंडली रिमूव कीजिएगा, ये कोई इस पे कर रहा है, ये काइंडली ये जो है ना इसको कीजिएगा कोई। तो अच्छा, तो मैं यहाँ पे अर्ज ये कर रहा था कि आपके पास जो आपकी, क्योंकि आप बिगिनर लेवल पे हैं, आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप जब काम शुरू करते हैं आप कभी भी अपने आप को इन लोगों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। आप कहें कि यार मैं भी आज से ही मैं 50,000 में वेबसाइट ऑफर करूंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। इन लोगों ने मेहनत की है, कोई साल 2 साल, अब आके ये इस प्राइस पे ये चीज ऑफर कर रहे हैं। आप लोगों ने स्टार्टिंग में जो ये चीज 50,000 में ऑफर कर रहे हैं, आपने यही चीज शायद कोई 1,000 रुपए में ऑफर करनी है। यानी कि आपके जो बेसिक अभी पैकेज आप बनाएंगे ना जो एज ए बिगिनर, वो आपने $5, $10, 15, 20, मैक्सिमम $25 तक जाना, इससे ऊपर नहीं जाना। और उसकी वजह ये होती है, आप कोई 2-4 रिव्यूज लेने के बाद, क्योंकि कस्टमर आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा होता ना, कस्टमर को लगता है कि यार इसने तो एक भी प्रोजेक्ट नहीं किया हुआ। तो जितना ज्यादा आप बजट रखेंगे कस्टमर को उतना ज्यादा रिस्क फैक्टर बड़ा नजर आएगा। तो इसलिए कस्टमर आप जितना कम आप बजट रखेंगे, कस्टमर को रिस्क फैक्टर उतना कम नजर आएगा। तो शुरू में शायद कोई लालची किस्म के शायद जो कस्टमर है वो आपको मिल जाए, मतलब या गरीब किस्म के कस्टमर मिल जाए जो इतना ज्यादा बजट अफोर्ड नहीं कर सकते। और ऑब्वियसली जो अच्छी प्रोफाइल्स हैं, उन्होंने बड़े बड़े बजट्स रखे होते हैं, तो वो उनको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो आपको जो शुरू में चाहिए ना, वो किसी ना किसी तरह कोई ना कोई कस्टमर चाहिए। सिर्फ आपको अपनी प्रोफाइल के ऊपर रिव्यूज चाहिए। तो आप जब अपनी प्रोफाइल के ऊपर रिव्यूज ले लेते हैं, तो आपको बड़े अच्छे से आपकी प्रोफाइल आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती है, और आप अपने बजट को आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंप्रूव करते हैं। आप फर्स्ट 3 मंथ या फर्स्ट 2 मंथ आप पहले बजट के ऊपर काम करें, उसके बाद आप नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स आप थोड़ा सा बजट इंप्रूव कर लें, और आप देखेंगे कि 6 माह के अंदर अंदर आप अच्छा खासा मतलब आगे जा चुके होंगे। और ऑब्वियसली अगर ये इस वक्त मिसाल के तौर पे कोई 30-40 लाख अर्न कर रहा है मंथली, तो आप शायद फर्स्ट मंथ कोई मिसाल के तौर पे 2-4 ऑर्डर्स करें, कोई 4-5 हज़ार ही अर्न करें। कोई दूसरे माह आप मिसाल के तौर पे कोई 10,000 के करीब अर्न कर रहे हैं, तीसरे माह के करीब मिसाल के तौर पे आप कोई 20,000 के करीब अर्न कर लें। लेकिन ऐसा ऐसा करते करते कुछ 6 माह के अंदर आपको 20-25 हज़ार आप शायद अर्न करना शुरू कर देंगे आसानी के साथ, या इससे भी ज्यादा शायद 30-40 हज़ार आप अर्न करना शुरू कर देंगे। अगर आप प्रॉपर मेंटोरशिप के अंडर काम करें, कोई प्रॉपर गाइडेंस के अंडर, या फिर आप सही रिसर्च करके कोई डेप्थ के अंदर जाके स्टडी करके आप काम करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि आप 6 माह के अंदर अंदर इवन 50,000 को क्रॉस कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। और मेरे तकरीबन स्टूडेंट्स मेरे जो होते हैं वो उनका मैं देख सकता हूँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह इवन महीने के अंदर अंदर अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना वो लेवल 1 पे पहुंच जाते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें, ये हमने नॉन कन्वेंशनल की बात की है अपने जो भी बड़े जनरल टर्म्स के अंदर। तो अगर हम नॉन कन्वेंशनल की बात करें, तो वहां पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्रपोजल राइटिंग होती है। आपने प्रपोजल लिखना होता है, और वो प्रपोजल किस तरह से लिखते हैं, मैं कुछ उसमें पहले आपको हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जो जनरल गलतियां कर रहे होते हैं, मैं 1-2 गलतियां आपको गिनवा देता हूँ। उसके बाद मैं उसमें आता हूँ कि जी अगर हमने प्रपोजल लिखना है तो फिर कैसा लिखना चाहिए। अच्छा, हम में से आमतौर पे जो हम लोग गलतियां कर रहे होते हैं ना, वो क्या होती हैं, हम कहते हैं कि जी सबसे पहले मिन्नतों पे उतर आते हैं। हम मिन्नतें कर रहे होते हैं, प्लीज प्लीज आई एम इन वेरी नीड ऑफ मनी, प्लीज
अवार्ड में दिस प्रोजेक्ट, अल्लाह के बंदे वो कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला रहा, उसने हमेशा उसको कोई प्रोफेशनल एम्प्लॉय चाहिए, उसको अपने काम के लिए कोई प्रोफेशनल सेलर चाहिए। वो कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला रहा कि आपको इन नीड देख के तो उसकी जो है ना वो उसका रहम जोश मारेगा और वो आपको प्रोजेक्ट अवार्ड कर देगा। वो मिसाल के तौर पे उसने 3 दिन बाद कहीं पे प्रेजेंटेशन देनी है, वो आपको रहम के चक्कर में प्रोजेक्ट दे दे और बाद में आपसे प्रोजेक्ट हो ना, तो वो क्या वहाँ पे बेचारा क्या मुंह दिखाएगा। तो इस तरह से वो वेरी प्रोफेशनल होते हैं और वो प्रोफेशनल बंदे को ढूंढ रहे होते हैं। और अगर आप इस तरह की कोई बात करेंगे, कोई प्लीज वाली, कोई आप उसके सामने अपने जो है ना वो रोने धोने दोएंगे, तो भाई वो आपको किसी सूरत भी प्रोजेक्ट नहीं देने वाला। और वो इसलिए नहीं देगा क्योंकि आप अपनी इन हरकतों से अपने जो प्रोफेशनलिज्म है वो बिल्कुल खत्म कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अगर नेक्स्ट लेवल पे आप मूव करें कि भाई इसके बाद आपको फिर क्या करना चाहिए। अच्छा, इसके बाद एक और गलती जो जनरली स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं, वो कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं टेम्पलेट्स। एक उन्होंने टेम्पलेट बना के रख दिया, हाय आई एम दिस एंड आई कैन डेवलप योर वेबसाइट वेरी एफिशिएंटली, ये वो और लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स और दिस। ठीक है, वो इस तरह का एक उन्होंने जनरल सा टेम्पलेट बना के रखा होता है, उसको कॉपी करते हैं और हर जगह पे पेस्ट करते रहते हैं। तो भाई इस तरह के प्रपोजल रद्दी की टोकरी में जाते हैं। आपको क्या लगता है आप अकेले हैं उसको प्रपोजल लिखने वाले कि वो आपने जो भी लिख दिया वो मनोवान तस्लीम करके सर आंखों पे रखेगा और आपको प्रोजेक्ट अवार्ड कर देगा? अल्लाह के बंदे, वो उसके पास हंड्रेड्स ऑफ प्रपोजल्स आ रहे हैं, उसको जिस प्रपोजल के ऊपर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस और जो प्रपोजल उसको सबसे ज्यादा प्रोफेशनल लगेगा, जो प्रपोजल उसको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस के अंदर लेगा, वो प्रपोजल विन करेगा। तो वो आपने किसी भी सूरत अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे अपना प्रपोजल जो आपने बना के रखा हुआ है उसको कॉपी पेस्ट करेंगे टेम्पलेट को, तो आपको अवार्ड नहीं होने वाला प्रोजेक्ट। आपने करना ये है कि एक आपने बड़ा एडवांस लेवल पे जाके प्रपोजल उसको राइट करना है और कस्टमाइज्ड प्रपोजल हर क्लाइंट के लिए। ये नहीं सोचना पता नहीं इसमें मुझे प्रोजेक्ट अवार्ड करना है यानी मैं इतनी मेहनत करता रहूं। आपने हर क्लाइंट को, हर किसी को आपने उसका कस्टमाइज्ड बड़े एक मुनफरद अंदाज के अंदर उसको प्रपोजल लिखना है, जितनी मेहनत कर सकें करनी है उस प्रपोजल के ऊपर, और वो प्रपोजल ही आपकी विनिंग का बाइस बनता है। अच्छा, वो प्रपोजल कैसे लिखना है आपने, मैं आपको कुछ अपने अल्फाज के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आप एक अच्छा कस्टमाइज्ड प्रपोजल लिखना चाहें तो वो कैसा हो सकता है। सबसे पहले आप कोशिश करें कि उसको हेलो हाय लिखें और उसके बाद उसका नाम लिखें। वो अपना नाम पढ़ के खुश होगा, उसको लगेगा कि इसने मुझे मुखातिब किया है और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। इसलिए हेलो जैक, हाय मार्क, इस तरह करके आपने उसको कोई अपना जो आपने ग्रीटिंग्स के अंदर उसका नाम इंसर्ट करना है। उसका नाम आमतौर पे आपको उसके रिव्यूज के अंदर से मिल रहा होगा, जो उसने प्रीवियस वर्क करवाया वहाँ उसको जो दूसरे जो अल्लाह भला करे जो जिनसे उसने काम करवाया है, जो सेलर्स हैं, तो वहाँ उन्होंने जो रिव्यूज उसको दिए होंगे एज ए सेलर, तो वहां से उसका नाम मिल जाएगा, या फिर उसकी प्रोफाइल से उसका नाम मिल जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं से उसका आपने नाम देख के उसका नाम इंसर्ट करना है सबसे पहले। ठीक है, अगर कहीं पे आपको नाम नहीं मिलता तो वो तो अलग सिनेरियो है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि उसका नाम इंसर्ट करें। दूसरी चीज, आपने उसका नाम इंसर्ट करने के बाद हाय मार्क, इसके बाद आपने उसको कहना है कि आई जस्ट रेड दैट यू नीड अ हॉस्पिटल वेबसाइट विच शुड हैव ऑनलाइन बुकिंग अपॉइंटमेंट सिस्टम। ये मैं मिसाल के तौर पे ये बात कर रहा हूँ, ये आपने ऐसा नहीं लिखना। कहने का मकसद ये कि जो उसकी रिक्वायरमेंट होंगी ना, आपने उसको अपने वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करना है। और वो एक्सप्लेन करने का फायदा क्या होगा कि वो बड़े कॉन्फिडेंस के अंदर आ जाएगा कि ये बंदा मेरी रिक्वायरमेंट पढ़ के मुझसे बात कर रहा है और इसको पता है, इस एम्प्लॉय को पता है या इस सेलर को पता है कि मैं क्या चाह रहा हूँ। तो आपने करना ये है, काइंडली माइक म्यूट रखिएगा, थोड़ी सी वो डिस्टरबेंस पैदा हो रही है। तो आपने करना ये है कि अपनी मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर आप माइक म्यूट रख लीजिए तो मेरे लिए आसानी होगी। गूगल दे, ठीक है। अच्छा, सर्विस सेंटर इन कराची लिखो तो ये सजो में आए जा सकते। मैं अर्ज कर रहा हूँ माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज।
व्हाट्सअप करे या है, ठीक है, और कोई ना। अच्छा, तो मैं यहाँ पे अर्ज कर रहा था कि आपके पास जब आप देखा, मैं इतना डिस्ट्रैक्ट हो गया हूँ, सॉरी, मैं कह रहा था कि आपने जो एम्प्लॉयर जो आपका क्लाइंट है उसकी जो रिक्वायरमेंट है ना, उसको आपने अपने वर्ड्स के अंदर दोबारा से उसको बताना है कि भाई वो चाह क्या रहा है, ठीक है। उसका फायदा ये होता है कि क्लाइंट को लगता है कि ये बंदा एग्जैक्टली मेरी रिक्वायरमेंट पढ़ के मेरे पास आया है। तो क्योंकि उसको, क्लाइंट को भी पता होता है कि अक्सर लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो ये चीज है कि आप उसको उसकी जो रिक्वायरमेंट है उनको अपने वर्ड्स के अंदर दोबारा बताएंगे, तो वो बड़े कॉन्फिडेंस के अंदर आ जाएगा। आपका जो प्रपोजल है वो उन सारे प्रपोजल से जरा यूनिक हो जाएगा। और तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है, अब आपने पहले उसको ग्रीटिंग्स के तौर पे हाय मार्क या हेलो जैक या जो भी आपने उसको लिखा, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने उसको कहा कि जी मैंने देखा या मुझे जो समझ आई वो ये है कि आपको ये चीज चाहिए और उसके अंदर ये आपको फंक्शंस रिक्वायर्ड हैं, और जो भी आपको उसकी रिक्वायरमेंट है उसको आप एक्सप्लेन करते हैं। फिर आपने उसको कहना है कि ओके वेल, मैं क्योंकि आपको ये सारी चीजें चाहिए, तो मैं जो है ना वेरी सूटेबल पर्सन हूँ आपके लिए, क्योंकि मेरा जो है ना, मैं उस्मान आसिफ, मैं जो है ना इतना मेरे पास एक्सपीरियंस है, इतने साल का यही काम करने का स्पेसिफिकली जो आपको चाहिए। और मुझे तो लगता था कि मैं मेरी जिंदगी का, मैं आपकी रिक्वायरमेंट पढ़ के मेरी तो जिंदगी का मकसद ही पूरा हो गया, मैं तो पैदा ही आपका काम करने के लिए हुआ हूँ। मतलब आपने वहां पे अपने आप को उसके प्रोजेक्ट के साथ मैक्सिमम रिलेट करना है और उसको समझाने की कोशिश करनी है कि जो उसको चाहिए बेसिकली आप वही काम तो करते हैं, आपको वही काम तो आता है, उसके अलावा तो कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एक्सप्लेन करें, ठीक है। जैसे उसको वेब डेवलपमेंट का, उसका कोई हॉस्पिटल का चाहिए ना, उसको हॉस्पिटल की वेबसाइट चाहिए, तो आप उसको कहेंगे कि मुझे जो है ना तकरीबन 5 साल का एक्सपीरियंस है वेब डेवलपमेंट का, मैं इतनी इंडस्ट्रीज के साथ काम कर चुका हूँ, मैं लाहौर के अंदर जो लीडिंग प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं मैं उनका आईटी हेड रह चुका हूँ, मुझे बड़ी डीपली पता है कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट क्या हो सकती हैं, या फिर जो भी आप अपने बारे में एक्सप्लेन कर सकें, अपने पोर्टफोलियो के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, तो वो आपने वहां पे उसको लाजमी बताना है। उसके बाद आपने उसको जो है ना नेक्स्ट जो तीर फेंकना है वो आपने उसको ये करना है कि चूंकि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, तो मैं फिर वो जो वाई चूज मी, वाई मी ओवर अदर्स, वो वाली चीजें थी ना, वो आपने यहाँ पे इंसर्ट करनी है कि यार क्योंकि मैं इतना एक्सपीरियंस हूँ तो मैं आपको बड़ी प्रोफेशनल इस तरह की वेबसाइट दूंगा, 100% रिस्पॉन्सिव होगी, प्रीमियम डिजाइन होगा, अनलिमिटेड रिवीजन्स मैं आपको उसके बाद दूंगा, या फिर जो भी आप उसके बारे में बताएं कि यार मैं जो है ना वो 100% मनी बैक गारंटी भी आपको ऑफर करने को तैयार हूँ, और इस तरह की जो भी आप तीर फेंक सकें जो आप अपने बारे में, या फिर उसको उसका मिसाल के तौर पे ऑनलाइन बुकिंग, उसको वेबसाइट चाहिए हॉस्पिटल की और उसके अंदर ऑनलाइन बुकिंग अपॉइंटमेंट सिस्टम चाहिए, तो आप उसको जरा उससे एक कदम आगे बढ़ के उसका कोई सोल्यूशन दें, उसको बोलें कि आपको सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग अपॉइंटमेंट सिस्टम चाहिए, मैं तो इसके अंदर डॉक्टर की अवेलेबिलिटी और नॉन अवेलेबिलिटी को भी इंसर्ट कर दूंगा कि कौन सा डॉक्टर किस टाइम अवेलेबल है, कौन सा डॉक्टर किस टाइम नहीं अवेलेबल। डॉक्टर आएगा अपने आप को अवेलेबल मार्क करेगा तो वो अवेलेबल होगा, अगर वो अवेलेबल नहीं मार्क करेगा तो उसकी अपॉइंटमेंट उसके रेलेवेंट किसी और डॉक्टर को खुद ब खुद असाइन हो जाएगी। तो अब मतलब उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको जरा एडवांस लेवल पे कोई सोल्यूशन ऑफर करें, ताकि उसको लगे कि यार ये बंदा है जिसने मेरा काम करना है सही वाला, ये मुझे समझा भी रहा है कि मैं आपको क्या क्या ऑफर कर सकता हूँ, ये एग्जैक्टली मेरे मुताबिक है, ये इसको वही एक्सपीरियंस है जो मुझे काम चाहिए, और इसने मेरी रिक्वायरमेंट पढ़ के मुझसे बात की है, और वो सारी चीजें। उसके बाद अगर आप अपना पोर्टफोलियो वगैरह इंसर्ट कर सकें वो करें। उसके बाद एक आपने चीज जो बड़ी जबरदस्त किस्म की है जो आप ट्रिक खेल सकते हैं, वो ये है कि भाई उसको एक तो आप ऑफर करें फ्री मॉकअप या फ्री सैंपल। आप उसको कह सकते हैं कि मैं आपको कुछ डिजाइन्स या फिर कुछ आपको जो है ना डेमो, मिसाल के तौर पे वो आपसे लोगो का काम करवाना चाह रहा है, तो आप उसको कहें कि यार मैं आपको मॉकअप लोगो जो है ना वो बिल्कुल फ्री दिखा सकता हूँ, अगर आप पसंद करेंगे तो आप मुझसे पेड काम करवा लीजिएगा। अब देखें ना, शुरू में आपके पास अभी प्रोजेक्ट नहीं है, आप अभी 0 लेवल पे बैठे हैं,
तो आपको जो शुरू में चाहिए वो आपको काम चाहिए। अगर आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करके भी काम मिलता है तो आपको कर लेना चाहिए। तो आप उसको फ्री मौका, फ्री सैंपल, कुछ ना कुछ इस तरह की चीज ऑफर करें। क्लाइंट कहेगा कि यार ये बंदा अगर मुझे फ्री में एक तरह से उसको यही तहफ़्फ़ुज़ होता है ना, पता नहीं ये काम कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। तो अगर आप उसको एट वंस उसको आप जो है ना फ्री में कोई ऐसा उसको जो काम चाहिए वो उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करके एक दफा उसको डेमो दिखा देंगे, तो उसको इससे बढ़ के क्या चाहिए। तो वो बिल्कुल आपको जो है ना काम देने के लिए तैयार हो जाएगा। और एक जादुई ट्रिक और है, वो ये है कि भाई आप उसको एक क्वेश्चन रेज कर दें, कोई भी उसकी रिक्वायरमेंट्स के अंडर रहते हुए। मिसाल के तौर पे उसको जैसे मैं अभी मिसाल ले रहा हूँ बार बार, उसको हॉस्पिटल की वेबसाइट चाहिए, तो आप उसको जो है ना वो अपनी उस क्वेश्चन एक रेज करें उसके अंदर। और क्वेश्चन क्या करें आप, मिसाल के तौर पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या आपको आपके पास होस्टिंग और डोमेन अवेलेबल है काम करने के लिए, आपका कंटेंट पूरा है, या इस तरह की कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगता है कि आपके लिए आपको लगता है कि आप जो है ना वो उससे क्वेश्चन करेंगे और वो जो है ना आपको आंसर करेगा। अच्छा, क्वेश्चन की बात अगर स्पेसिफिकली की जाए तो ये जो क्वेश्चन है ना, अच्छा होल्ड कीजिएगा एक मिनट। अच्छा, ये क्वेश्चन है ना, ये भी ह्यूमन साइकी है कि भाई कोई भी क्वेश्चन पढ़ के ना उसको आंसर करने की कोशिश करता है। तो जब कोई क्वेश्चन आप करेंगे ना, कोई भी उसकी रिक्वायरमेंट, मिसाल के तौर पे उसको लोगो चाहिए, तो आप उससे क्वेश्चन कर लें कि जी आपको जरा क्लासिक लोगो पसंद है या मॉडर्न लोगो पसंद है। तो या उससे आप उसको बोलें कि क्या आप कुछ सैंपल लोगो पसंद कर सकते हैं जो आपको बहुत पसंद आया हो। तो इस तरह की कोई भी आप उससे क्वेश्चन करें तो उसके बदले में उसकी साइकी के अंदर ये चीज होगी कि भाई उसको कोई क्वेश्चन करेगा तो उसको आंसर करेगा। तो वो आप अगर जो है ना वो जैसे ही आंसर करेगा तो ऑब्वियसली वो आपके इनबॉक्स के अंदर लैंड कर जाएगा। फिर आपको उसको कन्विंस करना वो आपका काम है, और वो समझ लें कि 80% कन्वर्ट हो चुका है, आपका क्लाइंट बन चुका है। जो बंदा आपके इनबॉक्स के अंदर लैंड कर गया, समझ लें वो आपका क्लाइंट है। तो उसको कन्विंस करना आपका काम है आगे। मजीद ये कि इसमें एक लास्ट पॉइंट कि आप उसको अच्छे से, मतलब कुछ अच्छे वर्ड्स के साथ, कुछ प्रोफेशनल वर्ड्स के साथ उसका आप अपना प्रपोजल वाइंड अप करें। जैसे लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, या इस तरह का कोई भी आप जो भी उस पे एंड पे जो है ना वो उसको वाइंड अप करने के लिए आप लगाना चाहें तो वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हुई हमारी बात सारी ये फ्रीलांसिंग के हवाले से। तो अब मुझे आगे बताइएगा कि जी यहाँ पे अब जल्दी से ना 1-2 मिनट में प्लीज़ अगर कोई किसी के पास क्वेश्चन है तो वो मुझसे कर लें। तो मैं नेक्स्ट जो है ना फिर मैं सिर्फ 10 मिनट मुझे और चाहिए होंगे। मैं इंशाल्लाह बड़ी ही इंशाल्लाह आपकी लाइफ चेंजिंग आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। तो वो आप, मेरा ख्याल है कि आप ज़रूर उसमें भी इंटरेस्टेड होंगे। ओबियसली इसी चीज़ जो हमारा सेशन है इसी सेशन से रिलेटेड। तो मुझे आप ज़रा बताइएगा अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो वो कर लें। जी किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं? अच्छा, यहाँ पे अरीशा ने एक क्वेश्चन किया हुआ है, सर हाउ बिगिनर इन दिस प्लेटफॉर्म लाइक फाइवर अपवर्क कैन मेक देयर स्किल्स पॉलिश्ड इफ दे डोंट नो हाउ टू ग्रैब क्लाइंट्स। तो बेटा
मैं आपके लिए ना बिल्कुल अभी जो अगले 10 मिनट है ना, मैं बेसिकली आपको ही देना चाह रहा हूँ। इन्हीं चीज़ों पे मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, और कुछ जो है ना वो बेटा कौन सी वीडियो आपको चाहिए? गिग्स के अंदर सैंपल्स, सैंपल्स से मुराद क्या है आपकी? मतलब आप अपना पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं कि पोर्टफोलियो आप दे सकते हैं, या फिर क्या आप पूछ रहे हैं? मतलब पोर्टफोलियो की अगर बात करें तो पोर्टफोलियो बहुत आपका प्लस पॉइंट है। अगर आपके पास पोर्टफोलियो हो तो आप पोर्टफोलियो दें। अच्छा, आप में से ना, मैं चलें ये भी आपको बता देता हूँ, आपके क्वेश्चन से मैं फिर इसको आंसर सही वाला कर देता हूँ कि अगर आप में से किसी के पास पोर्टफोलियो ना हो ना, तो वो पोर्टफोलियो बनाए, या फिर अपने किसी सीनियर का पोर्टफोलियो ले ले, या फिर अपने जो है ना आप इवन आपको वो सर्विस कुछ लोगों को फ्री ऑफर करनी पड़े तो आप फ्री ऑफर करके वो पोर्टफोलियो अपना जनरेट कर लें, ठीक है? तो ताकि आप आपके पास पोर्टफोलियो हो, कोई 2-4 आपके पास क्लाइंट्स प्रीवियस आपके पास हो ना हिस्ट्री, तो आपको बड़ा बेनिफिट होता है वो नेक्स्ट क्लाइंट्स के साथ बात करने में, उनको डील करने में। अच्छा, और दूसरी बात, मैं इसका एक आपको ट्रिक भी देता हूँ। फेसबुक पे ना कुछ ये फ्रीलांसिंग वगैरह के ग्रुप्स होते हैं, कुछ बिजनेस कम्युनिटीज़ के ग्रुप्स होते हैं, तो आप उस तरह के ग्रुप्स ज्वाइन करें और उसमें आप अपनी सर्विस पुट करें। मिसाल के तौर पे आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे पोस्ट कर दें कि भाई मैं पहले 5 लोगों को फ्री वेब डेवलपमेंट सर्विस ऑफर करूँगा, ठीक है? अब बहुत सारे लोग वहाँ पे आपसे फ्री काम करवाने आ जाएंगे। आप उनमें से चूज करें, सबसे पूछें कि भाई उसका क्या काम है, कितनी देर से वो कर रहा है, उसकी कितनी वर्थ है मार्केट के अंदर, वो सारी चीजें उससे पूछ के फिर उसको जो आपको टॉप 5 लोग लगेंगे ना, तो आप वो टॉप 5 लोगों को अपनी सर्विस ऑफर करें, ताकि आपका वो एक जो है ना सही वाला एक आपका पोर्टफोलियो जनरेट हो जाए। और ऑब्वियसली आपका कोई हफ्ता लग जाएगा, 2 हफ्ते लग जाएंगे, आपका पोर्टफोलियो जनरेट हो जाएगा, वो भी खुश, आप भी खुश। तो आप वो उस पोर्टफोलियो को इस्तेमाल करते हुए आगे काम कर सकते हैं, फिर ज़रा आसानी हो जाती है। जी बेटा, क्लाइंट जो है ना, अ, आप अगर अपने एंड पे बात करें तो इवन आपको जैज़ कैश में भी आजकल मिल जाती है पेमेंट। वो कोई मसला नहीं है, वो पेमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें वो सेकेंडरी चीज़ें हैं, आप पहले उस पर काम करें सही। तो आजकल तो इवन पहले तो बैंक में ही विड्रॉ होती थी, आजकल तो जैज़ कैश ने भी उनके साथ पार्टनरशिप कर ली है। जो हमारा इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, तो आप उसके थ्रू भी विड्रॉ कर सकते हैं। जी बेटा पूछें सदफ, क्यों नहीं, आप टेस्ट के बारे में जो पूछना पूछें। अच्छा, तो इसमें ना मैं, अगर मुझे आप लोग 2-3 मिनट 5 मिनट दें, तो मैं इसमें ना एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि आप में से ना शायद बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार हमारा ना यहाँ पे एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि भाई अमीर अमीर से अमीर तर होता चला जाता है और गरीब गरीब से गरीब तर होता चला जाता है, या फिर यूं कह लें कि हम कहते हैं पैसे को पैसा लगता है। कुछ इस तरह के हमारे कॉन्सेप्ट्स आजकल डेवलप हैं यहाँ पे, ठीक है? तो बेटा ऐसा है कि आपके आपको ना इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है जिंदगी में बहुत आगे बढ़ने के लिए। मैं ये कहूँगा कि अगर आप जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करते, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं करते, तो आप जिंदगी ज़ाया कर रहे हैं। आपके पास एक कहानी होनी चाहिए अपने आने वालों को सुनाने के लिए। आप कुछ ना कुछ उनको बता सकें कि यार मैं यहाँ पे था और मैंने अपनी मेहनत से फिर यहाँ तक पहुंचा, अल्लाह की मदद से मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ। तो ये आपके पास जो, अगर किसी के पास कहानी नहीं है ना अपनी जिंदगी के बारे में, तो यकीन जाने वो अपनी जिंदगी जाया कर रहा है। आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ आउट ऑफ द वे जाके करें तो सही। और एक चीज का आपको यकीन होना चाहिए, आपका ईमान होना चाहिए। ओबियसली हम मुसलमान होने के नाते खास तौर पे हमारा ईमान है कि भाई अल्लाह बहुत आदिल है। ऐसा हो नहीं सकता कि अल्लाह अदल ना करे। मतलब कि अगर आप यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, आपके साथ आपके बैच में कोई 50 और लोग हैं, और आप और आपके जो क्लास फेलोज हैं वो कर क्या रहे हैं, रोजाना यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, टाइम ज़ाया करते हैं, लेक्चर्स लेते हैं, जो भी है आपका वो एक कॉमन लाइफ पैटर्न चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग चलते हुए घर आ जाते हैं, और फिर 4 साल बाद आपको पता चलता है कि अभी तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, मार्केट में तो आपको कोई पूछने वाला ही नहीं है, आपको जॉब देने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। आप सोचें, आपने रोजाना अपनी जिंदगी डेडिकेट कर दी हो जिस चीज के लिए,
आप मिसाल के तौर पे बीबीए कर रहे हैं, बीबीए आप 4 साल मुसलसल अनथक मेहनत से आपने बीबीए किया, कितने पैसे जाया किए हैं, क्या कुछ नहीं उसके ऊपर आपने पुट किया, और एंड पे आके आपको कोई जॉब देने के लिए तैयार नहीं है, तो आप सोचें कि क्या वो वाकई इस काबिल था, इतनी मेहनत के काबिल था वो स्पेसिफिक वक्त या फिर वो ऑब्जेक्ट जिसको आपने, वो कॉज जिसको आपने इतनी मेहनत दी है। तो भैया होना ये चाहिए कि आप अपनी लाइफ की कदर करें, अपने टाइम की कदर करें। अब वो जो टाइम है आपने 4 साल आपने पुट कर दिए हैं, उसके बाद आपको कोई पूछने वाला नहीं है मार्केट में। मिसाल के तौर पे आप सेकंड ईयर में हैं और आप सेकंड ईयर में अगर आज से कुछ एक्स्ट्रा टाइम पुट करना शुरू कर दें। जी जी बेटा, मैं इंशाल्लाह मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको करवा दूंगा, बल्कि मैंने तो बिल्कुल भी अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाया, सॉरी ये मेरी गलती है, अपोलॉजीज। लेकिन मैं इंशाल्लाह अपना इंट्रोडक्शन बड़ा तफसील से करवा दूंगा। ऑब्वियसली कोई आप में से मुझसे कांटेक्ट करना चाहेगा तो जरूर कर सकता है। तो मैं ये कह रहा था कि आप में से अगर मिसाल के तौर पे आज कोई काम करना शुरू कर देता है, सेकंड ईयर में है, वो कहता है यार मैंने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके लाजमी करना है, मैं इस डिग्री पे भरोसा नहीं कर सकता। चले मुरव्वत में, रख रखाव में, पेरेंट्स की जो है ना वो जो उनकी दिल है उसको रखने के लिए